हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग ने पूरे चैप्टर जो 12th क्लास का मैथ है उसका फॉर्मूला देखेंगे। इस क्लास से हम लोग का 30 नंबर डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएगा। ठीक, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे तो बना सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला पूरा याद हो गया तो लगभग 30 क्वेश्चन आराम से बन सकता है हो भाई हो। अगर थ्योरी बढ़िया से कंप्लीट है तो कम से कम ना 100 में 100 नंबर बढ़िया से आ सकता है, अगर पकड़ बढ़िया से थ्योरी पर तो ठीक है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। पूरा चैप्टर का क्या करेंगे, एक एक तरीके से फॉर्मूला का क्या करेंगे, पूरा थ्योरी का रिवीजन करेंगे, ताकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी एक को क्वेश्चन ना बचे और सब्जेक्टिव में भी हम लोग का क्या आ जाए, काम आ जाए। ठीक है, तो संबंधों के प्रकार में कितने हैं, तो संबंध 3 प्रकार के हैं। तो संबंध कितने प्रकार के, 3 प्रकार। पहला संबंध क्या है, संबंध के प्रकार स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और क्या है तो संकर्मक संबंध। तो हम लोग स्वतुल्य संबंध के बारे में जानते हैं। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, जो ए कॉम जो जो रिलेशन क्या दे रहे हैं, रिलेशन ए से ए में ही परिभाषित है। क्या है, तो रिलेशन ए से ए में ही परिभाषित होता है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर हो तो फॉर और फॉर और वैल्यू ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मतलब ए खुद बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए और फॉर और वैल्यू ए बिलोंग्स टू ए। और सम्मित संबंध के लिए क्या होता है, तो बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका क्या हो तो उल्टा करके, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सम्मित संबंध। तब इसको क्या कहते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। मतलब फॉर और वैल्यू ए बिलोंग्स टू ए होता है की समतुल्य संबंध में, मतलब ए बिलोंग्स टू आर। तो फिर फॉर और वैल्यू ए बिलोंग्स टू ए के लिए ये क्या होता है, समतुल्य संबंध होता है। असम्मित संबंध में क्या होता है, बी बिलोंग्स टू आर तो क्या होता है, फिर इसका उल्टा करके उल्टा दिखना चाहिए। उल्टा में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, ये क्या होता है तो सम्मित संबंध होता है। ये तो सम्मित संबंध होता है कि बी बिलोंग्स टू आर तथा मतलब इसको उल्टा, मतलब कि अगर मतलब बिलोंग्स कर रहा है तो ये क्या है तो सम्मित संबंध है। और तीसरा क्या है तो संकर्मक संबंध है। संकर्मक संबंध क्या है, तो संकर्मक संबंध के बी अगर बिलोंग्स टू आर कर रहा है तथा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो सी क्या होना चाहिए, बहुत अनिवार्य रूप से होना चाहिए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो संकर्मक संबंध होगा। अगर तीनों संबंध सही है तो उसको क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध, यानी कि संबंध 1, संबंध 2 और संबंध 3, यानी कि कोई ऐसा भी संबंध है जो तीनों संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं तो तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध क्या होता है, जो तीनों संबंध अगर परिभाषित हो गया, अगर कोई ऐसा भी मतलब कि फंक्शन में चेक किए, ऐसा ही फंक्शन में चेक किए जिससे पूरा क्या मतलब कि पूरा पूरा संबंध परिभाषित हो गया, सौतेल्य संबंध भी हो गया, सम्मित संबंध भी हो गया और संकर्मक संबंध भी हो गया, तो उसको क्या कहेंगे तो तुल्यता संबंध। संक्रमण संबंध में क्या होता है, बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये अकेला है ये नहीं दिया है तो बी बिलोंग्स टू आर होगा तो ये संक्रमक संबंध होगा। अगर इसके साथ कंपलसरी ये दिया दिया कि बी बिलोंग्स टू आर तथा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये अगर मतलब कि तथा करके दे दिया तो ए और सी मतलब अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी संक्रमक संबंध होता है, वरना संक्रमक संबंध नहीं होता है। और दूसरा हम लोग फलन के प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं तो फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में क्या है, पहला में क्या है एकाएकी फलन है। एकाएकी फलन क्या होता है, तो एकाएकी फलन में क्या, फलन के मान में रख के मतलब कि एक्स का मान रखते हैं। फंक्शन में क्या x1 और x2 मान रख के देखते हैं और दोनों को सॉल्यूशन करते हैं। मतलब कि अगर दोनों बराबर होता है तो क्या होता है, x1 x2 अगर फलन से बाहर आकर x1 x2 बराबर हो जाता है तो उसे एकाएकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं तो एकाएकी फलन कहते हैं। एकाएकी फलन में क्या होता है, एक प्रतिबिंब का एक ही मतलब कि एक व्यक्ति का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब एक एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये एकाएकी फलन नहीं होगा। ठीक, एक का एक से ही क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए।
क्या है बहुएकी फलन। बहुएकी फलन में क्या होता है, f(x1) बराबर क्या होता है, f(x2). ये क्या होना चाहिए, तो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर फलन में रखने पर x1 x2 x2 क्या बराबर ना आवे तो उसे क्या कहते हैं, बहुएकी फलन होता है। बहुएकी फलन में क्या होता है, एक ही मतलब कि एक ही अवयव का दो से अधिक प्रतिबिंब देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो बहुएकी फलन कहते हैं। बहुएकी फलन होता है, ठीक। और क्या तीसरा नंबर है, आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन जिसमें परिसर और सहपरन जिसका दोनों क्या हो तो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। इनकी परिसर और सहपरन सहपरन क्या हो बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एकाएकी फलन भी ध्यान रखिएगा जी, एकाएकी फलन और क्या बहुएकाकी फलन, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये हमारा मेन मेन पॉइंट की क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं जी, सौतुल्य संबंध और ये संकर्मक संबंध, ठीक। तो आच्छादक फलन क्या होता है, जिसमें परिसर और सहपरन दोनों मतलब बराबर हो। इसमें क्या होता है, परिसर और संपरंत यानी कि परिसर इनने वाला और सहपरंत इधर वाला, दोनों की क्या हो बराबर हो अवयव, दोनों अवयव बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहेंगे। कब कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। मतलब कि सहपरांत और परिसर के अवयव की संख्या बराबर हो जाता है तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। अगर दोनों बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अंतरछेपी फलन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक और होता है जो जो अंतरछेपी फलन होता है। अगर परिसर और समापरंत बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अंतरछेपी फलन होगा, ठीक। और तीसरा नंबर क्या है, तो फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन क्या होता है, मतलब कि फंक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन, ये फलनों का क्या होता है, संयोजन होता है। एफ ऑफ एक्स और जी इंटू एक्स के संयोजन से चार फलन बन सकते हैं। क्या, चार फलन बन सकते हैं। फॉग इंटू एक्स मतलब कि फॉग एक्स और क्या होता है, गॉफ एक्स होता है। और फॉग मतलब फॉफ एक्स होता है और गोग एफ होता है, जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जी फॉग का इनवर्स होता है, क्या होता है, तो मतलब कि जी इनवर्स और एफ क्या क्या होता है, हॉल इनवर्स होता है। ये क्या है, तो जी(x). चौथा क्या कह रहा है, जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हो, वही क्या होता है, तो व्युत्क्रमणीय फलन होता है। जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक दोनों होता है वही व्युत्क्रमणीय फलन होता है। मतलब एकाएकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, जिसका मतलब कि वैसा अवयव होना चाहिए जिन्हों एक ही से एक करके मतलब एक ही अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। और क्या हो जाता है, जिसका प्रांत और सापरांत दोनों समान होना चाहिए, वही एक फलन क्या होता है, तो एकाएकी आच्छादक होता है। वही फलन हमारा क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। बाकी सभी अव्युत्क्रमणीय फलन होता है। और पांचवा में क्या है, यदि ए मतलब फॉग इंटू एक्स बराबर गॉफ इंटू एक्स बराबर क्या है, एक्स क्या बराबर आ जाता हूँ, तो एफ व जी एक दूसरे के क्या होते हैं, तो व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, तो व्युत्क्रम होता है। जो मतलब फॉग इंटू एक्स और गॉफ इंटू, तो फॉग और गॉफ के मतलब कि एक्स के बराबर हो जाता है। मतलब एफ ऑफ क्या जी(x) और क्या जी(f(x) मतलब कि एक्स के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, एफ व जी एक दूसरे के क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। फॉग और गोफ अगर आपस में बराबर हो जाए, एक्स के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, एफ वाई जी एक दूसरे के क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। एक दूसरे के क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। और यह ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम फलन किसे कहता है, जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक दोनों होता है वही व्युत्क्रमणीय फलन होता है। बाकी अव्युत्क्रमीय फलन होता है। और क्या होता है, पांचवा में क्या आता है, यदि फॉग मतलब फॉग ऑफ एक्स और गॉफ मतलब एक्स ये एक्स के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, एफ व जी एक दूसरे के क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, तो एफ मतलब कि एफ और जी एक दूसरे के क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है, तो प्रश्नावली 2 मतलब क्या है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इसका महत्वपूर्ण मतलब क्या है, तो फॉर्मूला देखेंगे देखना है।
प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला उसको देखिएगा जी। पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जितने सारे चैनल में जितने सारे स्टूडेंट मतलब जुड़े हैं उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। आप लोग क्या बोर्ड एग्जाम 2024 में 2000 क्या बोलते हैं 2026 वाले जो एग्जाम आ रहा है इसमें क्या करिएगा तो रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे फॉर्मूला, ताकि बोर्ड में रिवीजन में क्वेश्चन ना छूटे, बढ़िया से क्या हो जब बन जाए। हम लोग को पहले देखना है फलन का जो परिसर, मतलब कि फलन मतलब ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का उसका परिसर देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक परिसर होता है। तो साइन इनवर्स का जो परिसर है कहाँ है, तो -π/2 से π/2 तक, मतलब कि -π/2 से π/2 तक होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, मतलब कि साइन इनवर्स का क्या होता है परिसर। साइन इनवर्स का परिसर पूछेगा तो क्या है, -π/2 से π/2 तक। -π/2 से π/2 अगर समझ में नहीं आता तो एक सेकेंड हम बता देता हूँ। यदि कोई ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन होता है तो यहाँ कहाँ होता है, यहाँ पर π/2 होता है प्लस में, और यहाँ पर क्या होता है -π/2। यहीं से क्या है, तो ये हमारा यहीं से लाइज कर रहा है -π/2 से π/2, यही हमारा साइन इनवर्स क्या होता है तो लाइज करता है -π/2 से π/2। ये बड़ी ब्रैकेट है क्या, मतलब तक होता है, इसके मतलब क्या होता है तक, यानी कि साइन इनवर्स कहाँ का परिसर है तो -π/2 से π/2 तक। और कोस इनवर्स एक्स का मतलब कोस इनवर्स का कहाँ तक परिसर कितना तक है, तो 0 से पाई तक है। कहाँ कहाँ है, तो 0 से पाई तक। कोस इनवर्स का जो परिसर है कहाँ, 0 से पाई तक है। और टेन इनवर्स का जो परिसर है क्या, तो -π/2 से π/2 तक। कब होता, तो -π/2 से π/2 के बीच होता है टेन इनवर्स। ये क्या होता है, तो जो छोटी ब्रैकेट है वो के बीच मतलब कि लाज करता है, इसको क्या पढ़ते हैं, तो -π/2 से π/2 के बीच, मतलब ये दोनों शामिल नहीं है। इसके मतलब क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट मतलब शामिल होता है, -π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है, इसीलिए कहते हैं तक। इसमें क्या ये भी बड़ी ब्रैकेट होते थे शामिल है, मतलब 0 से पाई तक। कोस इनवर्स कहाँ है, कोस इनवर्स कहाँ तक तो मतलब परिसर है, 0 से पाई तक, मतलब क्या है तो परिसर है। और टेन इनवर्स का है तो पूछेगा कि टेन इनवर्स का परिसर कहाँ है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है। बिहार बोर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आता है जी, कि टेन इनवर्स का जो परिसर है कहाँ है, तो -π/2 से π/2 के बीच कहाँ। और कोट इनवर्स के क्या होता है, तो कोट इनवर्स के 0 से पाई के बीच होता है। कोट इनवर्स के कम होता है 0 से पाई के बीच होता है। और सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा परिसर होता है 0 से पाई तक, उसमें क्या होता है π/2 क्या होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि क्योंकि सेक π/2 का मान क्या होता है, तो अनडिटर्मिनेट होता है। अनडिटर्मिनेट होने के कारण क्या होता है, हमारे मतलब कि इससे बाहर कर देते हैं, इसीलिए π/2 नहीं होता है। sec π/2 के क्या मतलब sec π/2 का मान क्या होता है, तो अनडिटर्मिनेट होता है, इसीलिए क्या होता है π/2 इसको बाहर निकलता है। कोसेक इनवर्स एक्स क्या मतलब कोसेक इनवर्स का परिसर पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक है, तो -π/2 से π/2 तक है। और इसमें क्या है, जीरो नहीं लेते हैं। जीरो क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कोसेक कोसेक जीरो पर क्या आता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, इसीलिए हमको जीरो हटा लेते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा जी। यहाँ देखिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स -x किसके बराबर होता है, तो माइनस, मतलब कि साइन अपने से बाहर माइनस ले लेता है, तो इनके माइनस साइन इनवर्स के बराबर होता था। और कोस इनवर्स -x किसके बराबर होता है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स, मतलब ये माइनस क्या, तो पाई लेकर माइनस होता है, मतलब एक्स्ट्रा में ये क्या लाता है, तो पाई लेता है। कोस इनवर्स माइनस क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स। ये टेन इनवर्स -x किसके बराबर होता है, तो माइनस में टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये कोट इनवर्स -x किसके बराबर होता है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और सेक इनवर्स -x किसके बराबर होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और कोसेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, तो माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कौन कौन जो पाई बाहर लेता है, कोस सेक और कोट, कौन लेता है, तो कोस सेक और कोट ये, और क्या,
कोस सेक और कोट, ये तीनों क्या लेता है, तब पाई लेता है एक्स्ट्रा में। उसके बाद तीसरा देखिएगा कि साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, तो साइन इनवर्स एक किसके बराबर होता है, तो कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है जी। साइन क्यों मतलब कोसेक के उल्टा होता है, इसीलिए ये 1/x क्या होता है, उल्टा होता है। तो मतलब साइन साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता, मतलब कोसेक होता है, इसीलिए साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। और कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स x, इनकी कोस सेक एक दूसरे के उल्टा होता है, इसीलिए 1/x किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स x के। टेन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, तो कोट इनवर्स x के बराबर होता है। क्या, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे को उल्टा, हमेशा उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच होने से, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या रहा फिर, और क्या क्या है, तो कोट इनवर्स 1/x किसके बराबर है, तो टेन इनवर्स x के बराबर है। और सेक इनवर्स 1/x किसके बराबर है, तो कोस इनवर्स x के बराबर है। और कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर है, तो साइन इनवर्स x के बराबर होता है। क्या, साइन इनवर्स x के बराबर है। हम लोग अगला क्वेश्चन मतलब अगला फॉर्मूला देखते हैं जी। अगला फॉर्मूला क्या करता है चौथा नंबर में, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो पाई/2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स x फॉर्मूला के क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं जी। साइन इनवर्स x किसके, कोस इनवर्स x किसके, पाई/2 के बराबर होता है। और यह टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई/2 ये होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो पाई/2 के बराबर होता है। पूरा हाईलाइट करने से बेहतर है कि पूरे फॉर्मूला को याद रखिएगा, जे सही रहेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो पाई/2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई/2 के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई किसके बराबर होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई और वो 1 - x/y होता है। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा में 1 - x/y होता है। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन इनवर्स डायरेक्ट टेन इनवर्स बाहर होता है, और दोनों एक्स प्लस बाई क्या होता है, जुड़ता है, और बटा में 1 - x/y होता है। और टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई क्या मतलब, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, तो टेन इनवर्स बाहर होता है, डायरेक्ट एक्स माइनस बाई होता है, और क्या होता है 1/x+बाई होता है। ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, और ऊपर में प्लस मतलब कि क्या, ऊपर में अगर यहाँ पर प्लस तो नीचे में माइनस, ये ध्यान रखिएगा। और क्या करा है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या था, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई बटा 1 + x/y था, इसी ये फॉर्मूला। और ये साइन थीटा का फॉर्मूला रखें, ध्यान रखिएगा, ये 11th क्लास का बेसिक फॉर्मूला है, जो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 12th में, ठीक। ये साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो 2 sin θ/2 cos θ/2 के बराबर होता है। क्या होता है, sin 2 थीटा की, यानी कि sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो 2 sin θ cos थीटा के बराबर। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, यहाँ की 2 नहीं दिया है, इसीलिए sin θ θ/2 हो जाएगा, और cos θ/2 हो जाएगा। अगर sin 2 थीटा रहता तो क्या होता, तो 2 sin θ cos थीटा फॉर्मूला आता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता, तो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 11th में। यहाँ पर क्या है, तो 1 + cos थीटा, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो 1 + cos थीटा का क्या कहेंगे, 2 cos² यहाँ पर 2 थीटा रहता है, क्या यहाँ पर क्या होता है, 2 cos² सिर्फ थीटा होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही समझकर याद रखना चाहिए। ये क्या है, 1 - cos थीटा है, तो किसके बराबर होगा, 2 sin² θ/2। अगर यहाँ पर रहता 1 - cos 2 थीटा, तो किसके बराबर होता है, 2 sin²θ। बेसिकली बस इतना के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। छठा नंबर फॉर्मूला क्या करता है, तो छठा नंबर फॉर्मूला ये है कि 2 tan 1x किसके बराबर होता है, तो साइन इनवर्स 2x। क्या है कि 2 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। क्या है, तो टू टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। ये फॉर्मूला होता है 2 tan 1x का फॉर्मूला। और 2 tan 1x का फॉर्मूला अगर पूछेगा आपको कोस कोस मतलब कोस में बताइए, कोस इनवर्स में, तो कोस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² होता है। क्या होता है, कोस इनवर्स क्या होता है, 1 - x² बटा 1 + x² होता है। ये 2 tan 1x हो गए। टू टेन अब पूछेगा 2 tan 1 का फॉर्मूला बताइए 10 में, तो क्या होगा, तो टेन इनवर्स 2x बटा 1 - x²। टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला तीन तीन टर्म में, इसको ध्यान रखिएगा, साइन में भी, कोस में और
10 में भी। जैसे जैसा मतलब कि हमको क्वेश्चन में मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में उपयोग करने का मतलब दिया रहेगा, जैसे-जैसे उपयोग करेंगे। अगर साइन में खोजेगा तो साइन में फ़ॉर्मूला लगाएँगे, पुट करेंगे। अगर 10 में खोजेगा, कोस में खोजेगा तो कोस में, 10 में खोजेगा तो 10 में फ़ॉर्मूला लगाएँगे। और 7वां नंबर क्या कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके बराबर होता है? तो साइन इनवर्स x रूट रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फ़ॉर्मूला। फिर देखिएगा साइन इनवर्स x का फ़ॉर्मूला प्लस साइन इनवर्स y का फ़ॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स इंटू x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन इनवर्स इंटू x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस इनवर्स इंटू में एक्स बाई माइनस माइनस में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला। और एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला है कि कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर क्या होता है? तो कोस इनवर्स x बाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस आता है, और यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस आता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हम लोग बेसिकली अब अगला चैप्टर देखते हैं जी। अगला चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर में क्या है। अगला चैप्टर में क्या है तो प्रश्नावली आव्यूह के बारे में देखते हैं। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह क्या होता है कि संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं? तो आव्यूह होता है। क्रम विन्यास ही क्या होता है? आव्यूह होता है। क्रम विन्यास ही क्या होता है? आव्यूह होता है। क्रम विन्यास ही क्या होता है? तो आव्यूह होता है। मतलब कि क्या बोलता है? संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास ही क्या होता है? आव्यूह होता है। ये ध्यान रखिएगा। और क्या बोल रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या होता है? तो आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होती है। आव्यूह की कोटि क्या होता है? m क्रॉस n। m क्या होता है? पंक्तियों की संख्या होती है, और n क्या होता है? स्तंभों की संख्या। पंक्ति और स्तंभों की संख्या को आपस में गुना करते हैं तो क्या होता है? तो आव्यूह को कोटि प्राप्त होता है। या अवयवों की संख्या गुना करके भी प्राप्त करते हैं तो हमें अवयवों की संख्या भी मिल जाता है। आव्यूह की कोटि होता है क्या होता है? तब पंक्ति गुना पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है? तो हमारा आव्यूह की कोटि प्राप्त होता है। समान आव्यूह क्या होता है? समान आव्यूह में दो चीज खास प्रॉपर्टी होता है, उसका कोटि बराबर होता है पहला तो, और उसका संगत अवयव होता है, उसको जो होता है समान होता है, उसे समान कोटि कहा जाता है। मतलब कि समान आव्यूह कहा जाता है। समान आव्यूह में दो खास चीज होता है जी, उसका कोटि बराबर होती है, और दूसरा में क्या होता है? उसका संगत अवयव होता है, ये क्या होता है? तो बराबर होता है जी। और चौथा में क्या है? आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं देखिएगा, आव्यूह पर संक्रिया क्या होता है कि पहला नंबर में क्या होता है? तो पहला में दो आव्यूह का योग करते हैं, और दो आव्यूह को जो योग करते हैं तब जिसको अब उनका क्या होना चाहिए? समान आव्यूह होने चाहिए, तभी हम दोनों को क्या करते हैं? तो जोड़ सकते हैं दो आव्यूह के। अन्यथा जोड़ नहीं सकते अगर समान आव्यूह नहीं है। बोला जाए तो समान आव्यूह मतलब कि इक्वल मैट्रिक्स। और दूसरा क्या कर रहा है? दो आव्यूह का व्युत्कलन मतलब कि क्या? अंतर। मतलब क्या करते हैं? अवकलन मतलब क्या करते हैं? अंतर। मतलब दो आव्यूह को आपस में घटाते हैं तो वो भी क्या होता है? तो समान आव्यूह में ही घटता है। अगर कोटि अगर समान नहीं रहेगा तो उसमें क्या कहते हैं? तो नहीं घट सकता है। और तीसरा क्या है? तो आव्यूह का किसी अदिश से गुना, मतलब कोई आव्यूह हो उसे कोई संख्या से गुना करते हैं, यानी 5 6 7 8 ऐसे करके गुना करते हैं। ठीक है, पूरे अवयव में उस संख्या से क्या करते हैं? तो गुना करते हैं। उसी को कहते हैं अदिश से गुना। और चौथा नंबर क्या है? तो दो आव्यूह का गुणन, मतलब दो आव्यूह का आपस में गुना करते हैं जी। इसमें एक कंडीशन होता है कि पहला पंक्ति का स्तंभ और दूसरा पंक्ति के मतलब कि दूसरा आव्यूह का क्या?
पंक्ति आपस में बराबर होगा तहीं क्या होगा, इसका गुना होगा। एक गुना का रूल होता है जी, हम लोग आगे देखेंगे कि गुना के रूल कैसे होता है। ठीक। और जितने सारे हम क्या करते हैं, दो जो अवयव का योग करते हैं और घटाए करते मतलब घटाते हैं, तो ये अवयव में क्या करते हैं, तो इसका कोटि मतलब समान ही रहता है, हमेशा कोटि समान होता है। ये तीनों का क्या होता है, कोटि मतलब जितना कोटि के अवयव का हम योग करेंगे और जितना ये कोटि से घटाएंगे, उसका कोटि बदलता नहीं है, मतलब कोटि समान होता है। इससे जो प्राप्त अवयव इसका कोटि क्या हो, समान होता है। जो हमारे प्रश्न में अगर 2 × 2 का कोटि का अवयव दे ले, तो वो भी जो हमारा जो आंसर मतलब आएगा, वो 2 × 2 ही का अवयव रहेगा। क्योंकि अगर हमारे गुना का कंडीशन में सिर्फ अवयव का कोटि क्या हो जाता है, तब बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, क्यों होता है, दो अवयव को गुणनफल में देखिए, अगर कोई अवयव मतलब मान लेते ए का ए अवयव है और A × B और ये सी, तो इसका कोटि क्या होना चाहिए। और मान लीजिए इसको M और M × N मानते हैं और इसको P × Q मानते हैं, तो क्या होता है, N और P आपस में बराबर होगा तभी ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये और मतलब N बराबर क्या होगा, P, यानी कि N और P आपस में बराबर होगा तभी ना क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट होने के लिए ये मतलब कि पहला अवयव का स्तंभ और दूसरा अवयव का क्या, पंक्ति आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो गई, तभी ये दो अवयव क्या होगा, आपस में गुना होगा, तो N बराबर P हो जाएगा। और इस जो अवयव हमारा C प्राप्त होगा, मतलब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो हम लोग का मतलब जो अवयव C प्राप्त होगा, उसका जो हमारा कोटि होगा कैसे निकलेगा, तो ये जो बचता है M और ये जो Q बचता है, उस वही हमारा क्या होता है, तो कोटि होता है, यानी कि M × Q, यही कोटि होता है। इसीलिए हम लोग के इसमें क्या होता है, इसी में हम लोग का मतलब कोटि चेंज हो जाता है इस। और बाकी जो ये दो ने तीनों होता है, ये तीनों अधिक से गुना करते हैं फिर भी कोटि नहीं बदलता है, और घटाते हैं और जोड़ते हैं तो उसमें भी कोटि क्या होता है, तो समान ही रहता है, बदलता नहीं होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला मतलब कि फॉर्मूला और थ्योरी। क्वेश्चन मतलब पॉइंट 5 में क्या है कि आव्यूह गुणन सहचर्य है। आव्यूह गुणन क्या है, सहचर्य है, परंतु क्रम विनय नहीं है। क्रम विनय में मतलब क्या होता है कि क्या, तो उल्टा पुल्टा गुना एक समान होना, उसे कहते हैं क्रम विनय। मतलब क्या हो रहा है, ए को क्या करते हैं, गुना कर रहे हैं B × C, मतलब कि पहले क्या आ रहा है, पहले B × C को गुना कर रहा है और A से गुना कर रहा है, बराबर क्या है, AB और C, मतलब ये ब्रैकेट हम दोनों के ये दर्शाता है कि पहले B और C मैट्रिक्स को आपस में क्या करें, गुना करें, उसके बाद A से करें, ऐसे करते हैं। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि पहले हम लोग को, ये ब्रैकेट दर्शाता है कि पहले हम लोग को A × B मतलब A से B में पहले क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद C के साथ करिए। हमको A और B C से पहले इसमें से सबसे पहले गुना मतलब किससे करेंगे, तो B C से गुना करेंगे, उसके बाद A से करेंगे, मतलब A और B C से निकालेंगे, पहले B C निकाल लेंगे, उसके बाद A × क्या करेंगे, B C करेंगे, तब निकलेगा ऐसे करके। उसके बाद AB बराबर नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब AB निकालने के बाद हमारा BA के बराबर नहीं आता है, ये हमारा मतलब उल्टा मतलब पालन नहीं होता है, AB नॉट इक्वल टू BA, हमारे AB BA के समान नहीं होता, यानी कि कोई आबी को गुना मतलब गुना कर रहे हैं, ए से बी किए, तो कोई और सारा मतलब कि कोई और अवयव अवयव प्राप्त हुआ और बी से ए करें, तो हमारा क्या क्या अवयव मतलब कोटि भी अलग अलग हो सकता है, तो कभी कभी अवयव भी मतलब कि हमारा जो वैल्यू भी सेम नहीं आ सकता है। ये गुना क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के समान होता है। अच्छे में क्या है, तो अवयव का परिवर्तन मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या होता है, तो चेंज होता है। उदाहरण ए में दिया गया है कि यदि 1 2 3 -1 5 0 इसको क्या करते हैं, तो ट्रांसपोज करते हैं, तब पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या होता है, तो इंटरचेंज होता है। तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं,
इस पंक्ति मान लो पंक्ति क्या है, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 1 2 3 यानी कि 1 2 3। और ये भी क्या है, पंक्ति है, -1 5 0 क्या है, पंक्ति है। इसको स्तंभ में बदल लें तो क्या हो गया, -1 5 0। इसको क्या किए, स्तंभ में बदल लें। यही होता है मतलब कि पंक्ति मतलब आव्यूह को ट्रांसपोज में क्या होता है, तब पंक्ति या स्तंभ में आपस में क्या होता है, बदलता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जी, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा जी, क्वेश्चन दे देगा, इसको कहेगा ट्रांसपोज का बताइए इसका कौन सा है हमारा मतलब परिवर्त है। गुणधर्म क्या होता है कि ए का डबल ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, आगे करो कोई मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स क्या होता है, तो प्राप्त होता है, मतलब वही आव्यूह हमारा क्या होता है, तो प्राप्त होता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं दूसरा कि के अगर के इंटू ए को ट्रांसपोज करेगा तो क्या होगा, के बाहर करके भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, के को बाहर करके क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। तीसरा नंबर में क्या है कि ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज, मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये कि डायरेक्ट प्लस में बढ़ जाता है, और माइनस में भी माइनस में क्या होता है, बढ़ जाता है कि यानी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। अब 5वां नंबर में क्या आता है, ए बी के क्या होल ट्रांसपोज में क्या होता है, लेकिन गुना में क्या होता है, तो बदल जाता है। गुना में क्या होता है, तो पहले मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट में पहला मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर दें, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है जी, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, इसको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये अक्सर हमारे लोग का मतलब कि एग्जाम में आते रहता है, एग्जाम में अक्सर आते रहता है ये कि ए इंटू बी के होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। और सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह वह होता है कि यदि किसी को ट्रांसपोज करिएगा तो वह एक बराबर ही आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। अब विषम सममित में क्या होगा कि उसका ट्रांसपोज करिएगा तो वो -a के बराबर होगा, यानी कि कोई आव्यूह है उसको ट्रांसपोज करेगा तो माइनस के बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस आव्यूह के बराबर हो जाएगा, तो उसको क्या कहें, विषम सममित आव्यूह होता है। और ई नंबर में क्या है, ई नंबर में क्या होता है, तो ई नंबर मतलब ई नंबर में क्या है, ए वर्ग आव्यूह, ए यदि मतलब ए वर्ग आव्यूह, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो मतलब ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, मतलब ए प्लस ए डैश क्या होता है, तो एक सममित आव्यूह ऑब्जेक्टिव में भी देता है जी। बढ़िया से ये लोग, ये जितना सारा पॉइंट है अगर याद हो गया तो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर मैथ में आ सकता है। ए प्लस ए डैश क्या होता है, तो सममिता भी होता है। ए माइनस ए डैश क्या होता है, तो विषम सममिता भी होता है। ए माइनस ए डैश क्या होता है, तो विषम सममिता भी होता है। किसी भी वर्ग आव्यूह को ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि किसी भी जो वर्ग आव्यूह ए को क्या कहते हैं, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में क्या कहते हैं, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है, ए बराबर 1/2 मतलब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्या होता है, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जी, हमारा मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित लिखने का रूप होता है। और 7वां में क्या है, यदि ए कॉमा बी मतलब ए डॉट बी या ए बी बराबर क्या होगा, बी डॉट बी ए बराबर ए, तो ए बाय बी एक दूसरे को प्रतिलोम आव्यूह होंगे, क्या होंगे, तो प्रतिलोम होंगे। यदि ए को बी से मतलब कि गुना किए हैं और बी को ए से किए हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहेंगे, ये बाय एक दूसरे के प्रतिलोम त्रिकोण मतलब मतलब प्रतिलोम क्या है, तो आव्यूह होते हैं। यहाँ के ए कॉमा बी क्या मतलब क्या, ए बी क्या है, तो यहाँ वर्ग आव्यूह है। यहाँ ए बी क्या होना चाहिए, तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तभी ये इनवर्स मतलब क्या बोलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ए इनवर्स बी बराबर क्या होता है, मतलब ए इनवर्स बराबर बी तथा ए इनवर्स मतलब मतलब क्या यहाँ बोल रहा है, ए इनवर्स बी बराबर मतलब ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर ए, एक दूसरे के क्या होगा, प्रतिलोम होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या क्या लिखा गया। आव्यूह के प्रकार में क्या है, आव्यूह के प्रकार में देखिएगा जी, आव्यूह के प्रकार में क्या है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह देखिएगा, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जिसमें आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति, वह आव्यूह मतलब जिसमें केवल एक ही पंक्ति उस क्या होता है, पंक्ति आव्यूह।
मतलब आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो कहा तो क्या होता है, तो पंक्ति आव्यूह होता है। कोटि क्या होगा, एक क्रॉस मतलब 1 क्रॉस n, यानी कि पंक्ति इसमें क्या है, तो पंक्ति एक ही ना है जी, इसमें पंक्ति कितना एक ही है, पंक्ति कितना एक है, और ये कुछ भी हो सके, मतलब कि स्तंभ कुछ भी हो सके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। मतलब एक ही पंक्ति और स्तंभ कितना है, तो 3 स्तंभ है। ये क्या है, तो एक ही पंक्ति है और इसमें स्तंभ कितना, 2 स्तंभ है। इसमें क्या है, 1 क्रॉस 1, मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ। आई को मतलब दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या है, स्तंभ आव्यूह को आता है जिसमें मतलब आव्यूह जिसमें क्या केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो तो स्तंभ आव्यूह, और जिसमें एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह का होते हैं। यानी कॉलमन मैट्रिक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स, उसे क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभ की संख्या कितना है, एक है, और पंक्ति की संख्या एक पंक्ति, ये 2 पंक्ति, ये 3 पंक्ति, यानी कि 3 क्रॉस 1। ये क्या है, तो पंक्ति एक दो, यानी कि पंक्ति दो है और स्तंभ कितना, तो एक है, यानी कि 2 क्रॉस 1। ये क्या है, तो 1 क्रॉस 1 का है, यानी कि पंक्ति की संख्या भी एक है और स्तंभ की संख्या भी एक है। तो इसको क्या पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह दोनों भी कह सकते हैं। आई तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वो उसमें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं, उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। ये 2 क्रॉस 2 का वर्ग आव्यूह है जी, 3 क्रॉस 3 का वर्ग आव्यूह। बस इतना ही पढ़ने का, 3 क्रॉस 3 तक ही। और चौथा नंबर में क्या है कि विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, तो मतलब कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, तो शून्य हो। मतलब जो हमारा ये क्या होता है, तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, तो डायगोनल होता है। विकर्ण कौन होता है, तो ये हमारे ये वाला रेखा वाला क्या, तो विकर्ण कहते हैं। ये जो हाईलाइट किया हुआ विकर्ण है, मतलब विकर्ण के अलावा सभी अवयव जीरो होता है, उसे क्या कहते हैं, तो विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह इसको नहीं कहेंगे, अगर इधर वाला रहे तो ये गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह इसको नहीं कहते, जबकि विकर्ण आव्यूह हम लोग के कहते हैं, इधर कहते हैं। यहाँ विकर्ण आव्यूह जीरो हो गया, इसीलिए क्या आएंगे, इसको मतलब विकर्ण आव्यूह नहीं कहेंगे। ये विकर्ण आव्यूह हमारा ये सही है और ये सही है, विकर्ण आव्यूह ये दोनों सही है हमारा। विकर्ण के अवयव किसे कहेंगे, विकर्ण अवयव आई बराबर जे होता है जी। और विकर्ण मतलब आई बराबर जे मतलब कहने पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है हमेशा, मतलब एक पंक्ति और मतलब क्या आता है, ये क्या है, ये दोनों मतलब हमेशा बराबर होता है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, वही हमारा विकर्ण के अवयव होगा। आई जे बोल रहा है ना बराबर, तो यानी कि एक 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 यह है बराबर है ना, आई भी एक है, जे भी एक है, यहाँ पर आई दो है और जे भी दो है, यानी कि हमेशा बराबर होता है, उससे क्या कहते हैं, विकर्ण के अवयव। ये क्या है, विकर्ण का अवयव। इधर नहीं ना बराबर है जी, इधर देखिए A3 1 मतलब कि आई कितना है, 3 है, और जे कितना है, 1 है, तो ये इसको बराबर नहीं, इसको विकर्ण नहीं कहेंगे। विकर्ण किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। अब 55 नंबर में क्या है कि अदिश आव्यूह क्या होता है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो क्या होता है कि किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव समान हो। जो विकर्ण आव्यूह हो मतलब विकर्ण के अवयव हो आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब समान हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। यदि ये जब 2 है तो 2, यहाँ पर 5 है तो 5 है, बाकी अवयव जीरो होना चाहिए। यहाँ पर 10 दे दिया तो यहाँ पर 10 देना चाहिए, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाता है, ये क्या है ना, अदिश आव्यूह होता है। यहाँ पर क्या -5 -5, ये हमारा क्या, तो अदिश अवयव की, अब बाकी अवयव सभी जीरो है। हाँ भाई, अगर यहाँ पर -2 भी दे दे, यहाँ पर -2 दे दे, -2 यहाँ पर दे दे, ये भी क्या हो जाएगा, अदिश अवयव हो जाएगा। छठा नंबर देखिएगा, छठा नंबर क्या है कि तत्समक अवयव क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको देखिएगा कि तत्समक अवयव क्या है, किसी वर्ग अवयव के विकर्ण के सभी अवयव एक हों, मतलब किसी विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हों, मतलब विकर्ण केवल एक होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी 1 0 0 1, ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ये 1 1 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, तत्समक अवयव, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7वां नंबर पॉइंट देखिएगा कि शून्य अवयव क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, मतलब अवयव के जो सभी अवयव जीरो हो, मतलब अवयव के सभी अवयव का अगर अवयव जीरो हो तो उसे क्या कहते हैं, तो शून्य, मतलब क्या कहते हैं, तो शून्य अवयव कहते हैं। इसे क्या करते हैं,
तो ओ से क्या करते हैं दर्शाते हैं या 0 से भी दर्शाते हैं, इसे कह सकते हैं, ठीक? अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। इसको भी देखिएगा, बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। सारणिक में क्या कहता है, इस सारणी का वैल्यू मान निकाल करते हैं, यानी यहाँ पर वैल्यू एक x1/1 है, बी में क्या है तो x2/2 और सी में क्या है x3/3 है। तो त्रिभुज ए बी सी के क्या मान निकालने के लिए क्या होगा, वैल्यू निकालने के क्या होगा, तो 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 या 1 1 करके इसको क्या करते हैं तो सारणी का मान निकालते हैं, वो हमारे क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का एबीसी का मान वैल्यू निकल जाएगा। उपसारणिक तथा क्या तो सहखंड। उपसारणिक को क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं जी। माइनर को एम आई जे से सूचित करते हैं। आई क्या होता है पंक्ति, जे स्तंभ होता है, एम आई जे। तथा सहखंड को क्या कहते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर को ए से बी सूचित करते हैं और सी से बी सूचित करते हैं जी। इसीलिए क्या करते हैं, ए आई जे सी से क्या करते हैं सूचित करते हैं। ए आई जे बराबर क्या होता है माइनस, माइनस में आई प्लस जे क्या होता है एम आई जे। और तीसरा में क्या है, यदि ए बराबर क्या है A11 A12 A13 इतना एक दे दिया, मतलब एक आव्यूह दे दिया, तो उसका डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं, तो क्या होता है डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं A11 और ए, यदि A11 और उसका जो क्या बोलते हैं सहखंडज A11 प्लस और फिर A112 और इसी के क्या तो सहखंडज, और इसी का निकालने और प्लस में क्या तो संखंडज, संखंडज के जोड़ते हैं तो क्या हमारा, यहाँ पर शाहखंडज नहीं होगा, शाहखंड होगा, क्योंकि शाहखंडज हमारा क्या निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ मेट, उसका फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट बराबर हो जाता है, शाहखंडज नहीं है, ये शाहखंड है। बेसिकली क्या होगा तो शाहखंड होगा। ये क्या है तो हमारा शाहखंड है, कि शाहखंड है। शाहखंडज क्या है तो उसका अंग्रेजी क्या होता है एडजॉइंट ना होता है, इसका शाहखंड क्या होता है तो कोफैक्टर इसको कहते हैं, शाहखंड को क्या कहते हैं कोफैक्टर। अगर मतलब दूसरा कॉलम मतलब कि दूसरा पंक्ति और मतलब कि दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम के ले रहे हैं तो उसका भी क्या कहते हैं सहखंड मतलब सहखंड लेंगे। A21 और प्लस में A22 और A22 और प्लस A23 और A23, मतलब कि हमारा जो अवयव को उठाएंगे उसी को क्या कहते हैं तो सहखंडज निकालेंगे। तो अभी उसको जोड़ जोड़ के क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि उस डिटर्मिनेंट का। अगर आप मतलब कि कोई एलिमेंट उठाते हैं मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसका, और हमारा उस पंक्ति के संकर मतलब शाखंड ना निकाल के दूसरा पंक्ति के मतलब दूसरा पंक्ति या मतलब या दूसरा पंक्ति या तीसरा पंक्ति के शाखंड निकालेंगे, तो उसका जहाँ पर मतलब एक साथ निकाल के आपस में गुना करें तो हमेशा वो मैट्रिक्स का मान क्या हो जाता है तो जीरो, जीरो। मतलब कि जिस पंक्ति के अवयव उठाए हैं उस उसके अलावा किसी के मतलब शाखंड ले लिए, शाखंड ले लिए, तो उसको क्या करता है उस डिटर्मिनेंट हमारा क्या कर देता है जीरो कर देता है। लेकिन जिस अवयव को उठाते हैं, जिस अवयव को क्या करते हैं उठाते हैं और उसी अवयव को क्या कहते हैं शाखंड निकालते हैं, तो हम लोग का क्या मतलब डिटर्मिनेंट का मान निकल जाता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट का मान जीरो करना है तो वो क्या करते हैं किसी अवयव उठाते हैं और दूसरा मतलब कि पंक्ति मतलब मान लीजिए कि आप दो दूसरा पंक्ति से क्या किए तो पहला वैल्यू उठाएं A22 मतलब A21, और शाखंड निकालने के लिए हम दूसरा वैल्यू को उठा लिए मतलब दूसरा जगह से शाखंड मतलब निकालें उसका, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है जी। आगे देखते हैं आगे क्या है। चौथा में देखिए कि आव्यूह को शाखंड है मतलब एडजॉइंट ऑफ है, मतलब एडजॉइंट मतलब क्या होता है शाखंड है। एडजॉइंट ऑफ है मतलब कैपिटल ए मैट्रिक्स का क्या तो शाखंड है। A11 A12 A15 ये क्या है तो शाखंड है, ये क्या है तो शाखंड है। मतलब प्रत्येक अवयव का क्या निकालें शाखंड निकालें, और शाखंड निकालने के बाद
उसको ट्रांसपोज़ करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है, वो क्या होता है? तो हमारा शाखंडज बोले तो एडजॉइंट प्राप्त होता है। एडजॉइंट कब प्राप्त होता है? जब कोई आव्यूह को हम क्या करते हैं, उसको कोफैक्टर बोले तो मतलब कि शाखंड निकालते हैं। शाखंड निकालने के बाद एक मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, उसको ट्रांसपोज़ करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है, वो क्या होता है? तो मतलब कि शाखंड हो जाता है, शाखंडज प्राप्त होता है, मतलब एडजॉइंट प्राप्त होता है। दूसरा में क्या है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। बराबर क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है ये। और ये क्या करते हैं, तीसरा नंबर में क्या है कि यदि दो मैट्रिक्स को आपस में गुना करके उसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उसका अलग अलग करके हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अलग अलग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेगा तो वैल्यू क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और ये चौथा नंबर देखिएगा, इस चौथा नंबर में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए का उसका सारणिक निकालिएगा तो क्या होगा कि डिटर्मिनेंट मतलब ए का सारणिक का नंबर में एन माइनस वन। एन क्या होता है? तो कोटि होता है कि जितने कोटि का मैट्रिक्स का है, यानी कि जितने कोटि का जो सारणिक है, उसका क्या होता है? एन माइनस वन। एन क्या है? तो कोटि होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाता है जी। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन होगा हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट। अब अभी से फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या करेंगे, तो पूरा ऑब्जेक्टिव लाएंगे पूरा। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जितने करा देंगे मैराथन 2 क्लास में क्या हो जाएगा, तो हमारा समाप्त हो जाएगा। अभी का प्रतिलोम क्या होता है? तो ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। ये क्या है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। ये आव्यूह का प्रतिलोम निकालने के क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है। जय ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जब भी आएगा तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर में बनाने के लिए आएगा। इसीलिए फॉर्मूला याद रखिएगा जी, कि आव्यूह का प्रतिलोम निकालने के लिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और आगे क्या कर रहे हैं कि छठा पॉइंट में क्या है कि व्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा, कि डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका ट्रांस मतलब कि व्युत्क्रम अवयव होगा, उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, यानी कि इनवर्स उसका नहीं निकलेगा। अगर मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा तो व्युत्क्रम अवयव होगा। व्युत्क्रम अवयव कौन नहीं होगा? जिसका डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में कैसे करके पूछता है ना, कि अगर 4 गो ऑप्शन दे देगा, मतलब 4 गो मैट्रिक्स दे देगा, आपको कहेगा इनमें से कौन व्युत्क्रम अवयव है। इसलिए जितना थ्योरी आपको मजबूत रहेगा उतना मस्त रहेगा, ऑब्जेक्टिव कहूँ से दिक्कत नहीं हो जाएगा। जितना सारे हैं इतना अगर याद कर लीजिए तो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बना सकते हैं आप। और ये क्या 7वां नंबर क्या है कि रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने की वो 5 नंबर में आता है जी, वो लॉन्ग आंसर टाइप में। अगर फॉर्मूला बढ़िया से याद रहेगा तो सक्षम रहिएगा कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर नहीं फॉर्मूला दे तो आप सक्षम नहीं होंगे कि कैसे इसको सुलझाएं। ठीक, तो ये क्या कहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर क्या है? d1 है। और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या है? d2 है। और ये क्या है, a3x प्लस b3y प्लस में c3z बराबर क्या है? d3 है। तो इसको मतलब कि ए मैट्रिक्स मतलब किसको बोलता है? एक्स बाई जेड के गुणांकों का ए वाला ए मैट्रिक्स देते हैं। किसको देते हैं? एक्स बाई जेड के जो गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं? ए मैट्रिक्स नाम देते हैं। और एक्स मैट्रिक्स किसको देते हैं? जो वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, मतलब वेरिएबल होता है। एक्स बाई जेड क्या होता है? वेरिएबल है, इसीलिए क्या कहते हैं? एक्स बाई जेड देते हैं। इसमें तीन वेरिएबल हैं। और बी किसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं? बी का वैल्यू जो बराबर के आगे मतलब बराबर के बाद में रहता है, यानी कि कौन है? D1 D2 और D3, उसको क्या कहते हैं? मतलब बी मैट्रिक्स नाम देते हैं, बी मैट्रिक्स के देते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला के, ए को अगर एक्स से गुना करेंगे तो बी के बराबर होता है। किसके बराबर? मतलब ए को एक्स के मतलब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमारा क्या बी प्राप्त होगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो क्या है? ए इनवर्स में चल जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा? तो इनवर्स में चल जाएगा। ये किधर इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? इनवर्स में चल जाएगा। क्या इनवर्स में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर ए इनवर्स बी के बराबर हो जाएगा।
आई होप आप लोग के यहाँ तक समझ में आ जाएगा। हम लोग के अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 5 देखिएगा जी कि संततता तथा अवकालीनता जो हमारे डीसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको देखते हैं। इसमें फॉर्मूला के तो हम मतलब कि बहुत सारा भंडारा है जी। इसको देखिएगा। पहले लिमिट वाला देख लेते हैं कि संततता कैसा करें, जो संततता कहाँ होता है, उसका शर्त क्या होता है और कहाँ पर चेक किया जाता है। बोल रहा है कि फलन एफ ऑफ एक्स की बिंदु एक्स बराबर सी पर संततता की शर्त लिमिट एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ इंटू सी। अगर एक्स बराबर मतलब एक्स टेंस टू क्या तो सी, इसको क्या पड़ता है, टेंस टू, मतलब एक्स टेंस टू सी। तो यह मतलब इसको क्या कहते हैं, एल एच एल बराबर क्या होता है, आर एच एल बराबर क्या होता है, एफ इंटू सी। एफ इंटू क्या होता है, सी। एल एच एल क्या होता है, बाईं सीमा होता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या कहते हैं, बाईं सीमा। इसको क्या कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट, मतलब कि मतलब दाईं सीमा को कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट। और ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है, लिमिट एफ इंटू एक्स, एक्स टेंस टू सी माइनस के बराबर होता है। जबकि आर एच ए लेवल जो हमारा फॉर्मूला लग लेते हैं, लिमिट एफ इंटू एक्स का होता है, एक्स टेंस टू जो सी होता है उस पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हमारा राइट हैंड मतलब राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है जी। ये ध्यान रखिएगा, राइट हैंड रूल के फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड रूल का फॉर्मूला बराबर होता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कि 2 नंबर पॉइंट में कि फलन एफ इंटू एक्स की बिंदु एक्स बराबर सी पर आपकालीनता की शर्त एल एच डी बराबर क्या होता है, आर एच डी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और क्या होता है, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटेड भी इसको पढ़ते हैं, डेरिवेट क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेट और क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेट। एल एच डी क्या होता है, लिमिट एफ इंटू सी माइनस एच होता है ये, और माइनस एफ इंटू क्या होता है, तो सी होता है। ये एच टेंस टू क्या, जीरो से बिलोंग करता है, और क्या होता है बटा में क्या होता है, माइनस एच लेते हैं। क्या लेते हैं, ये वाला माइनस एच लेते हैं। और आर एच डी में क्या होता है, लिमिट एफ इंटू सी प्लस एच, यहाँ पर सी माइनस लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। और माइनस एफ इंटू सी, और क्या होता है, ये प्लस वाला एच तो यहाँ भागा वहाँ आ जाता है। एच टेंस टू जीरो से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब पॉइंट में देखिएगा, तीसरा पॉइंट में क्या है कि अचर पद से अगर अगर कोई डीसी मतलब डीसी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कोई अचर पद की, तो क्या होता है, तो हमारा जीरो के बराबर होता है। अगर डीसी कर रहे हैं एक्स पर पावर एन का करते हैं डीसी, तो क्या होता है, तो एन इंटू, मतलब ये क्या होता है, गुना में आता है और उसमें एक घट जाता है कि एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। और जो डीसी करते हैं रूट एक्स का डीसी करते हैं, तो क्या होता है, तो वन बटा टू रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डीसी होता है क्या होता है, तो वन बटा टू रूट एक्स होता है। ये याद रखिएगा जी। और यहाँ पर क्या होता है, वन बटा एक्स का डीसी करते हैं तो क्या होता है, तो माइनस में वन बटा एक्स स्क्वायर का होता है। क्या होता है, तो माइनस में वन बटा एक्स स्क्वायर है, मतलब कि वन बटा एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस में वन बटा एक्स स्क्वायर होता है। ई पर पावर एक्स का डीसी क्या कर देते हैं, ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई पर पावर एक्स ही होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का जो डीसी होता है वो बराबर होता है, और इसका जो इंटीग्रेशन भी होता है तो बराबर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट में। और ए पर पावर एक्स का मतलब जो डीसी होता है क्या होता है, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए पर पावर एक्स इंटू क्या होता है, तो लॉग ए क्या होता है, डीसी होता है ए पर पावर एक्स का। और लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, तो लॉग एक्स का डीसी वन बटा एक्स होता है जी। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला पॉइंट देखते हैं। डीसी में देखिएगा क्या करते हैं, मतलब कि डीसी देखिएगा ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन का, तो कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो कोस एक्स को होता है। क्या होता है, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कोस एक्स होता है। और कोस एक्स का डीसी क्या पूछेगा, तो साइन माइनस में साइन एक्स होता है। कोस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है, मतलब कोस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस में साइन एक्स। और टेन एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। आप लोग भी मतलब कि थोड़ा-थोड़ा बोल-बोल कर क्या करें, याद रखिए, या रफ कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी में रिवीजन करिएगा तो जल्दी-जल्दी याद होगा। और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स एक्स होता है। क्या होता है, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और ये सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है, सेक सेक मतलब सेक सेक्स एक
मतलब क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, मतलब कि सेक एक्स का डिफरेंस मतलब जो डीसी होता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। क्या बोल रहा है, कोसेक एक्स का जो डीसी होता है, कोसेक एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस में कोसेक एक कोसेक एक्स इंटू क्या होता है, कोट एक्स होता है। क्या होता है, कोसेक एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस में कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। अब 5वां नंबर है क्या, तो कि इनवर्स वाला ट्रायंगोमेट्री उसको क्या कहते हैं, डीसी देखते हैं। तो क्या होता है, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1 बटा मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और कोस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो कोस इनवर्स एक्स का डीसी माइनस में 1/, एक सेकेंड यहाँ पर ही लिख देते हैं जी। यहाँ पर क्या होगा, छिप गया है। क्या, तो 1 - x², क्या 1 - x², 1 - x², यानी कि डीसी कोस स्क्वायर एक्स का क्या है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और आगे क्या है, तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी, टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 + x² होता है। क्या होता है, 1/1 + x² होता है, ये टेन इनवर्स एक्स का डीसी होता है। और आगे देखिएगा, कोट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो माइनस में 1/1 + x² होता है। कोट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस में 1/1 + x² होता है। और सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1/x√x² -1 होता है। क्या होता है, 1/x√x² -1 होता है। क्या होता है, 1/x√x² -1 होता है। क्या होता है, तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है। ये क्या, कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो माइनस में 1/x√x² -1 होता है। क्या, x² -1 होता है, मतलब कि डी बटा मतलब मतलब डीसी होता है कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो माइनस में 1/x√x² -1 होता है। और प्राचालिक जो रूप में होता है उसका क्या होता है, प्राचालिक रूप में देखिएगा, तो परिचालिक रूप में दे डी वाई वाला डी एक्स क्या होता है, तो डी वाई बाय डी टी, और क्या होता है, बटा में डी एक्स बाई डी टी होता है। वो परिचालित रूप का फॉर्मूला है जी, कि अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करते हैं, तो डी वाई बाई डी टी बटा में डी एक्स बाई डी टी। लेकिन रेट ऑफ चेंज वाला इसमें देखिएगा, लेकिन में देखिएगा, लेकिन में क्या करें कि डबल जो मतलब कि जो सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेट होता है उसको देखा डी2y/डी एक्स², d2y/dx²। d2y/dx², वो क्या होता है, तो d2y/dt मतलब d2y/dt² बटा में d² x बटा क्या, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ही d2y/dt² बटा डी d2x बटा क्या होगा, dt² होगा। क्या होगा, dt²। और सतमा में क्या है, लॉग के गुणधर्म, लॉग के गुणधर्म में क्या है कि लॉग एम पर पावर एन क्या होता है, तो लॉग एम पर पावर एन क्या हो जाता है, एन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, लॉग एम होता है। क्या होता है, एन बाहर होता है, लॉग एम पर पावर एन क्या होता है, तो एन बाहर होता है और लॉग एम एम होता है। लॉग एम प्लस एन, ये कि लॉग अगर दो पार्ट्स गुना में है तो क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। कि लॉग के अंदर अगर दो को गुना में, दो फंक्शन क्या है गुना में है, तो उसको क्या करते हैं, अगर मतलब क्या जोड़ में कर देता है, लॉग एम प्लस एन। अगर ये पावर में तो क्या करता है, पावर को गुना में ले आता है और अपने साथ क्या नीचे वाला बेस वाला को साथ हो जाता है, यानी कि लॉग एम। ये क्या है, लॉग एम बटा एन क्या होता है, तो लॉग एम माइनस एन होता है। क्या होता है, लॉग एम माइनस एन होता है। और लॉग ए पर पावर ए बटा क्या होता है, बेस एन, मतलब लॉग ए बेस ए किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। क्या 1 के बराबर, लॉग ए बेस ए की किसके बराबर होता है, 1 के बराबर।
लॉग ए बेस बी किसके बराबर होता है? तो लॉग ए बटा लॉग बी। क्या होता है? लॉग ए बटा लॉग बी। अब क्लच के अनुप्रयोग देखिएगा जी। अब क्लच के अनुप्रयोग में क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है? तो डी वाई डी एक्स बाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष क्या होता है? बाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। और दूसरा क्या है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a² होता है। क्या होता है? 6a²। क्या होता है? मतलब कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² तथा आयतन क्या होता है? ए क्यू। क्या होता है? ए क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² तथा आयतन क्या होता है? तो मतलब भुजा क्यू बोले तो ए क्यू। भुजा क्यू या बोले तो ए क्यू। अतिशय घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LV प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्या होता है? 2 × LV प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। यानी कि 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई किसके मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी। तथा जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी कि एल गुना बी गुना एच होता है। वो क्या होता है? उसका आयतन। किसका? घनाभ का आयतन। और छोटा नंबर में क्या है? तो छोटा नंबर में क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h होता है। तथा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस 2πr²। क्या होता है? 2πr/h प्लस 2πr²। ये मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का। तथा आयतन क्या होता है? यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr²। बेलन क्या होता है? मतलब बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। पांचवा में क्या है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है। क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l होता है। तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l प्लस πr² होता है। क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l प्लस πr²। क्या होता है? मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तथा आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। मतलब शंकु का जो हमारा आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है। वो शंकु का आयतन होता है जी। आई छठा नंबर में क्या है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4πr² क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। तथा आयतन क्या होता है? तो 4/3 πr³ होता है। यानी कि गोले का जो आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। और सातवां नंबर में क्या है? अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मतलब क्या? अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? तो 2πr² होता है। तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 3πr² क्या होता है? 3πr² मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 3πr²। तथा आयतन क्या होता है? जो अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। अर्धगोले का आयतन होता है। क्या होता है? अर्धगोले का आयतन। अब हम लोग क्या इंटीग्रेशन को क्या करते हैं? देख लेते हैं जी। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बाकी हर समान वर्धमान फलन का देख लीजिएगा आप लोग जी। समाकलन में देखिएगा कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होता है। सी क्या होता है? तो सी एक कांस्टेंट होता है जी। इसलिए हमेशा सबको कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या होता है? एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पर पावर एन प्लस वन। एक्स पर पावर एन प्लस वन बटा क्या होता है? एन प्लस एन प्लस वन होता है। और इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स ही होता है जी। इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स का क्या होता है? ए पर पावर एक्स बटा लॉग ए होता है। क्या? इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स का क्या होता है? ए पर पावर एक्स बटा लॉग ए होता है। अब पांचवा नंबर में क्या है कि ए 1/x मतलब कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो लॉग मोड एक्स होता है। मोड में क्यों लिखता है कि माइनस में नहीं आना चाहिए कि 1/x क्या होता है? तो लॉग मोड एक्स प्लस सी होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा जी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस में कोस एक्स होता है। जबकि डीसी साइन एक्स का क्या होता था? कोस एक्स होता था। इंटीग्रेशन डीसी दोनों एक दूसरे के क्या होता था ना? व्युत्क्रम होता है जी। बढ़िया से ध्यान रखेगा।
कोस एक्स का डीसी क्या होता है, मतलब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, जबकि हमारा डीसी क्या हो रहा था, तो कोस एक्स का डीसी क्या हो रहा है, माइनस में साइन एक्स हो रहा था। हमारा इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन टेन एक्स का क्या होता है, तो इंटीग्रेशन टेन एक्स का क्या होता है, तो लॉग सेक एक्स होता है। क्या होता है, लॉग सेक एक्स क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है। एक और होता है जो माइनस में लॉग कोस एक्स भी होता है, जो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में लॉग कोस एक्स भी होता है। क्यों? क्योंकि जब प्लस में इसको बाहर में लेते हैं तो क्या होता था, कोस अंदर जाता है, इसीलिए क्या होता है माइनस में लॉग कोस एक्स। कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। और 10वां नंबर में क्या है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसके साथ कौन संबंध बनाता है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मतलब कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। और लॉग कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है। क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता है। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता था, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता था। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स होता था। अब 12वां नंबर में क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, टेन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस में कोट एक्स होता है। क्या होता है, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कोट एक्स होता है जी। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है। 15 नंबर में क्या कहता है कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का मतलब डीसी क्या होता है, तो कोसेक एक्स इंटू डीसी होता है, माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी होता है। मतलब कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जो डीसी होता है, माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी होता है। और 16 नंबर में क्या कह रहा है जी, 16 नंबर में कह रहा है कि 1/√1 - x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। क्या क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि 1/√1 - x² का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है। और ये क्या कह रहा है कि 1/1 + x², ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। ये इंटीग्रेशन 1/x² किसका होता है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² होता है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का मतलब कि जो हमारा साइन का फॉर्मूला था 1/√1 - x²। और इसका माइनस में भी कर सकते हैं जी, तो यानी कि 1/√1 - x² माइनस में कोस इनवर्स एक्स होगा। अगर पूछेगा डायरेक्ट में कोस इनवर्स एक्स का जो मतलब कि कोस एक्स किसका इंटीग्रेशन है, तो कहिएगा माइनस में 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन होता है, कोस एक्स होता है। और माइनस में कोस एक्स इंटीग्रेशन किसका होगा, तो 1/√1 - x² का। और इसका पूछेगा माइनस में, मतलब कोट में पूछेगा था, तब माइनस में बोलिएगा कि माइनस में 1/1 + x², ये कोट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। अगर ये प्लस में बोलेगा कि 1/1 + x², तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। और माइनस में कोट इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होगा। ठीक, 19 नंबर में क्या कह रहा है कि 19 नंबर कह रहा है कि 1/√1, मतलब क्या कह रहा है कि 1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक इनवर्स एक्स होता है जी। क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। और इसको क्या कहते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी कह सकते हैं। मतलब इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स होता है। और 20 नंबर में क्या कह रहा है, 20 नंबर में 1/x² - x², मतलब कि 1/x² माइनस में a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2a log x - a बटा x प्लस ए। क्या होता है, ये 1/2a log x - a बटा x प्लस ए, x माइनस बटा x प्लस ए। बोलेगा 1/x² माइनस वन, मतलब x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² क्या होता है, तो 1/2a log x - a बटा x प्लस ए का क्या होता है, मतलब क्या होता है, 1/2a log x - a बटा x प्लस ए क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है किसका, तो 1/x² - a² का। आगे 21 नंबर में देखिए कि 1/a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2a log a प्लस एक्स माने बटा में वन माने मतलब ए माइनस एक्स, ये क्या होता है, तो 1/x² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, तो 1/2a log a प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स होता है।
अब 22 नंबर में देखिएगा कि रूट ओवर 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है 1/a टेन इनवर्स x/a, क्या होता है 1/a टेन इनवर्स x/a। और 23 नंबर क्या कह रहा है कि 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, क्या होता है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है तो लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये क्या कह रहा है 24 नंबर क्या कह रहा है कि ये 23 नंबर देखेगा कि 1/√x² माइनस में ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर के बराबर होता है जी। और 24 नंबर क्या कह रहा है कि 1/√x² प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो लॉग x प्लस रूट ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, क्या होता है तो लॉग x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्या होता है तो 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर होता है। 25 नंबर देखिएगा जी कि इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है। 26 नंबर देखिएगा कि रूट ओवर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, क्या होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, मतलब जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की क्या होता है तो x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, किसका इंटीग्रेशन तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। ये 28 नंबर क्या करा है कि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डीसी होता है ये किसके बराबर रहता है, मतलब कि रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है तो x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, क्या होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। 29 नंबर में क्या करा है कि इंटीग्रेशन फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब फर्स्ट और सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस में पहला का इंटीग्रेशन, मतलब पहला का डीसी और दूसरा के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं इनकी अगर फर्स्ट और सेकेंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है फर्स्ट का गुना में सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट का डीसी और सेकेंड का इंटीग्रेशन के होल इंटीग्रेशन क्या करते हैं तो निकालते हैं, आईलेट से बनाते हैं जी। आईलेट क्या होता है, आईलेट यहाँ क्या है तो आईलेट क्या है ये इन्वर्स मैट्रिक्स मतलब इन्वर्स फंक्शन होता है। और ये क्या होता है लॉग फंक्शन, एन से क्या होता है लॉग होता है, ए से क्या होता है अल्जेब्रिक होता है मतलब अलजेब्रा होता है, और टी से ट्रायनगोनमेट्री हमारा त्रिकोणमिति होता है अनुपात होता है उसको, और ई से क्या होता है एक्सपोनेंशियल बोले तो ई पर पावर एक्स आर ए पर पावर एक्स को कहते कहते क्या कहते हैं तो एक्सपोनेंशियल कहते हैं। 31 नंबर में देखिएगा 31 नंबर आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन में क्या होता है तो आंशिक भिन्नों द्वारा हमारा समाकलन करती है एफ इंटू एक्स का क्या कहते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ये इसको क्या कहता है समाकलन में रुकने तो ए बटा पहला फंक्शन और क्या था बी बटा दूसरा फंक्शन और सी बटा ये तीसरा फंक्शन लिखते हैं जी। और ये क्या एफ ऑफ एक्स बटा एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस बी, इसको क्या लिखते हैं तो 1 बटा ये स्क्वायर को सिंपल लिखते हैं मतलब कि फर्स्ट मतलब एक बार लिखते हैं और फिर बी लिख के उसको स्क्वायर चिपका देते हैं, मतलब एक्स प्लस ए के डायरेक्ट स्क्वायर चिपका देते हैं प्लस में, और सी के साथ ये अकेला है तो ये अकेले देते हैं एक्स प्लस बी। अरे क्या करें एफ इंटू एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है तो इसका क्या करते हैं डीसी करते हैं तो बोले थे एक्स प्लस बी बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस ए, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ये बी क्या है तो एक्स स्क्वायर ए दे देते हैं, और प्लस में
प्लस में सी लिखते हैं और जो सिंगल है उसको सिंगल उतार देते हैं, एक्स प्लस बी, यानी कि सिंगल बटा में तो सिंगल उतार देते हैं। और अंश की घात क्या होता है, मतलब हमेशा हर की घात से क्या होता है, तो छोटा होता है। अंश की जो घात होता है हमेशा हर की घात से क्या होता है, तो छोटा होता है। मतलब हर की घात क्या होता है, बड़ा होता है, और हंस की घात क्या होता है, अंश की घात होता है क्या, छोटा होता है। ये ध्यान रखेंगे। आगे बोल रहा है 7वां कि 2a लिमिट लगाते हैं 0 से 2a में कि एफ इंटू एक, मतलब कि फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या तक इंटीग्रेशन करते हैं, तो 0 से a लगाते हैं, 0 से a में क्या करते हैं, तो लिमिट लगाते हैं, और फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और प्लस में क्या, 0 से फिर a में a से लिमिट लगाते हैं, और क्या करते हैं, फंक्शन 2a-x करते हैं, और उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। 35 नंबर में देखेंगे निश्चित समाकलन के कुल गुणधर्म होता है जी। निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म है कि ए से बी फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए से बी फंक्शन में टी के कोई फंक्शन, अगर यहाँ पर ही फंक्शन को चेंज कर सकते हैं जी, फंक्शन चेंज करके क्या करते हैं, दूसरा टी के सापेक्ष कर देते हैं। यहाँ कर रहा है यदि लिमिट ए से बी है और कोई उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर हमको क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करना है, यानी कि लिमिट को चेंज करना है, यानी कि ए से बी है तो उसको क्या कहते हैं, बी से ए करना है, तो उसमें सीधे सिंपल क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि 5 से 10 लिमिट है, मतलब 5 से 10 तक इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना है, तो 5 से 7 तक ले लेते हैं, मतलब कि दो भागों में बांटकर हमको क्या करते हैं, 10 तक पहुँचते हैं। 5 से 7 कर लिया, 7 से 10 कर लिए, यानी कि दो भागों में तोड़ कर के आके यहाँ पहुँचे 5 से 10 तक, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है। और चौथा का मतलब प्रॉपर्टी क्या है, ए से बी से कोई क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ए प्लस बी, ए से बी मतलब ए से बी इंटीग्रेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों जो दोनों लिमिट होता है उसको जोड़कर क्या करते हैं, वो फंक्शन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। एफ एक्स मतलब डी एक्स है, मतलब ए से बी तक ही मतलब लिमिट लगाते हैं, पर दोनों लिमिट को क्या करते हैं, जोड़कर वो फंक्शन को घटा देते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी है। अब 5वां नंबर क्या कर रहे हैं कि 0 से अगर ए तक है, कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम 0 से a तक लेंगे, लेकिन a-x फंक्शन है उसको क्या करेंगे, ए में घटाएंगे, तो हमारा वो बराबर हो जाएगा। 7वां प्रॉपर्टी क्या है कि माइनस से प्लस तक बोले तो माइनस ए से ए तक क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, कोई मतलब कि लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या होता है, इसमें हम वैल्यू में दो वैल्यू प्राप्त होता है, एक 0 प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है 2 × 0 से लिमिट ए तक, क्या, तो जीरो से ए तक लगाते हैं, और फलन को क्या करते हैं, डी सी कहते हैं, कब, जब सम फलन होता था, मतलब दोगुना कर देते हैं, कब, जब सम फलन होता है तब उसको दोगुना करते हैं, और विषम फलन रहता है तो वो इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है जी। सम फलन और विषम फलन चेक करने के क्या होता है, कोई फंक्शन में एक रख रख के देखते हैं, कोई फंक्शन -f(x), मतलब कि फलन में एक्स के जगह पर -x रख कर देखते हैं, अगर माइनस में f(x) आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, विषम फलन होता है, उसीलिए वो 0 मतलब कि आंसर आ जाता है। यदि जो सम फलन आता है तो उसको एक्स के जगह पर -x रखते हैं, और वो क्या करते हैं, फलन को f(x) डायरेक्ट कर देता है, तो क्या कर देता है, वो सम फलन होता है। तो ये क्या करते हैं, वो फॉर्मूला के क्या करते हैं, दोगुना करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, 9 देखते हैं जी। 8वां चैप्टर बेसिकली उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग 8वां चैप्टर का नहीं लिए जी। 9वां चैप्टर देखिएगा, अपकलन समीकरण की कोटि एवं घात के देखते हैं, क्या करते हैं, अब क्या कहना है, अवकलन समीकरण के कोटि एवं घात को देखेंगे कि अब अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है, तो अवकलन समीकरण की जो कोटि होती है, उच्चतम कोटि का अवकलन की कोटि ही क्या होता है, अवकलन समीकरण की कोटि कहलाता है।
और अवकल समीकरण की घात क्या होता है? उच्चतम कोटि के जो उच्चतम कोटि के अवकलज होते हैं उसकी उच्चतम घात ही हमारा क्या होता है? अवकलन समीकरण की घात होता है जी। दिया होता है। बस 2 पॉइंट याद रखना है। यदि अवकल समीकरण अवकलज को बाय 1 बाय 2 बाय 3 मतलब कि इसको मतलब क्या करते हैं मतलब कि डेरिवेट मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इत्यादि में बहुपद के समीकरण होते हैं, इसकी घात परिभाषित होगी अन्यथा नहीं होगी। मतलब क्या करें, बहुपद समीकरण है तो उसकी घात परिभाषित हो सकती है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इत्यादि में बहुपद समीकरण है तो उसकी घात क्या हो सकती है? परिभाषित होगी अन्यथा नहीं होगी। यहाँ क्या कर रहा है? आदि मतलब बोल रहा है कि यदि 2 बाई ई पर डी वाई बाई डी एक्स ई पर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है। इसमें क्या होता है तो इसमें क्या होता है तो इसमें घात परिभाषित नहीं होती, जबकि कोटि ये मतलब कोटि पूछेगा सेकेंड ऑर्डर का है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका घात परिभाषित नहीं होती है। घात क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चल गया, इसके लिए क्या था? घात परिभाषित नहीं होगा। इसका घात परिभाषित होगा जी, इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कितने ऑर्डर का था? सेकेंड ऑर्डर का है। क्या सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटेड है। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो हमेशा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? तो धनात्मक पूर्णांक होता है। अवकल समीकरण का हल में क्या है तो चरों अवकल समीकरण हल करने का जो विधियां है वो 3 विधियां हैं। चरों का पृथक्करण होता है और समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण के द्वारा। समघातीय अवकल समीकरण का हल करने का कौन कौन सा विधियां है? तो फलन को पहले एफ इंटू ए मतलब एफ एक्स कमा बाई एन घात का असमघातीय फलन कहलाता है। यदि कम कहता है एन घात का क्या तो उसका समघातीय फलन कहलाता है। यदि एफ इंटू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई बराबर क्या होता है? लेमडा इन पर पावर क्या है? लेमडा एन पावर मतलब लेमडा पर पावर एन एफ इंटू क्या था? एक्स कॉमा वाई। इसको क्या करते तो मतलब कि लेमडा शून्यतर अचर है, मतलब कि शून्यतर अचर है वो शून्य नहीं होता है। अब फलन में एफ ऑफ एक्स जो वाई है ये बेसिकली कह रहा है कि फलन में एक्स की जगह पर लेमडा एक्स रखें और क्या वाई की जगह पर लेमडा वाई रखें। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेमडा एम पूरे रूप से बाहर आ जाए और फलन में क्या फंक्शन में एक्स और वाई मतलब प्राप्त हो, वो क्या कहते हैं तो भी उसको क्या करेंगे कहेंगे समघातीय समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे। लेमडा एक शून्यतर अचर होता है जी। और ये क्या है तो ये घात करने को आगे फॉर्मूला क्या समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। यदि एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई बराबर एक्स पर पावर लेमडा मतलब कि क्या एक्स पर पावर एन एफ इंटू बाई बटा एक्स होता है जी। और आगे क्या फलन एफ इंटू एक्स कॉमा बाई एन का घात का समघातीय फलन कहलाता है। यदि एफ ऑफ मतलब एफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बाई बराबर क्या बाई पर पावर एन फलन एक्स बटा वाई के फंक्शन ऑफ एक्स बटा वाई। अगला देखिएगा ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ तक था जो हम लोग क्या करें समझ लें। रैखिक अवकल समीकरण का देखिएगा ये बोला पहला नंबर की डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या क्यू समीकरण एक मान लेते हैं इसको। ये पहला फॉर्मेट है समीकरण को हल करने का और ये दूसरा फॉर्मेट है कि डी डी एक्स बटा डी वाई प्लस में पी एक्स बराबर क्यू, ये दूसरा फॉर्मेट है जी। और ये क्या हमारा जो ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये बाई है तो ये भी बाई है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। यही बार हमारा क्या होना चाहिए ये हम लोग को क्या करना है ध्यान रखना रखना है। यहाँ पर ही बाई है तो यहाँ पर ही बाई रहना चाहिए और एक्स है तो यहाँ पर ही है। पी क्यू क्या है तो अचर है और एक्स के फलन है। किसके फलन है? तो एक्स के फलन है। पी क्यू यहाँ के यहाँ था पी क्यू क्या अचर है और किसके फलन है? एक्स के फलन है। यहाँ बाई है इसीलिए एक्स के फलन होंगे। स्टेप
स्टेप में देखिएगा मतलब ये स्टेप में देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है कि दी गई समीकरण को समीकरण एक के रूप में क्या करें बदलो और पी और क्यू को मानने के लिए, यानी कि कोई समीकरण दिया उसे इस फॉर्मेट में बदलना है और पी और क्यू के क्या करना है तो मान निकालते हैं। आइए दूसरा नंबर क्या है कि इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है मतलब समाकलन गुणांक होता है। उसका समाकलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई इंटू ई पर पावर पी इंटू डी, मतलब ई पर पावर इंटीग्रेशन किसका कहते हैं तो पी का इंटीग्रेशन करते हैं, किसका कहते हैं ई पर पावर पी का इंटीग्रेशन करते हैं, वो इंटीग्रेटेड फैक्टर प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है मतलब समाकलन गुणांक प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं गुला समाकलन गुणांक कहते हैं। इसका फॉर्म जो इसका जो क्या करते हैं अंग्रेजी क्या बोलता है उसको, इंग्लिश जो वर्ड है उसको क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर कहते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर। और थर्ड स्टेप क्या है कि समीकरण एक का हल करेंगे, क्या करेंगे हल कब करेंगे कैसे करेंगे कि बाय इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर करेंगे और बराबर में क्या करेंगे इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर का क्या करेंगे डीसी करेंगे दोनों को। और दूसरा इसमें जो स्टेप है डी एक्स बटा डी एफ डी वाई प्लस में पी इंटू एक्स बराबर क्या अगर क्यू हो तो इसको क्या हल करने का जो स्टेप है कि दी गई समीकरण को इस रूप में बदलेंगे और पी व क्यू का मान निकालेंगे, फिर इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या करेंगे ई पी मतलब पी डी वाई करेंगे, बाई के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये बाई का फलन है तो बाई के सापेक्ष डी सी करेंगे। और सी में क्या समीकरण दो को हल करेंगे बस एक्स इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर और इंटीग्रेशन क्या करें क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का क्या करेंगे इंटीग्रेटेड फैक्टर का क्या करेंगे डी सी करेंगे। यहाँ पर आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जी। तो हम लोग क्या करते हैं अगला चैप्टर देखते हैं जी। अगला चैप्टर क्या होता है किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, मतलब किसी सदिश बीजगणितीय का हम लोग क्या करते हैं 10वां चैप्टर का फॉर्मूला देखते हैं। किसी बिंदु का स्थितीय सदिश क्या होता है, मूल बिंदु के जो सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसके सापेक्ष कहते हैं। मतलब क्या करते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष जो हमारा विस्थापन करते हैं उसको क्या करते हैं फॉर्मूला देखते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन सदिश को क्या करते हैं देखते हैं जी। मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन उसी को कहते हैं स्थिति सदिश जी। और पी को एक्स कैप वाई और जेड के कप में इसको क्या कहते हैं कैप के रूप में कर देते हैं, उसका कोई वेक्टर करते हैं। ओपी वेक्टर क्या होता है तो ओपी वेक्टर जो हमारा जो पी की स्थिति सदिश कौन होगा आर वेक्टर, जो ओपी वेक्टर कहेंगे। और ओपी वेक्टर क्या किस रूप में लिखेंगे एक्स आई जे के कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में लिखेंगे। दूसरे में ओपी वेक्टर का जो परिणाम होगा मतलब लंबाई होगा वो क्या होगा ओपी वेक्टर के रूट ओवर चढ़ा देंगे, ओपी के क्या करेंगे एक्स बाई जेड के डायरेक्ट घटा के क्या करेंगे रूट ओवर चढ़ा देंगे, वही हमारा क्या करेगा परिणाम निकल जाएगा। और ओपी वेक्टर का दिक् अनुपात क्या होता है दिक् अनुपात ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा दिक् अनुपात हो जाएगा। और ओपी जो वेक्टर का दिक् कोसाइन होता है दिक् कोसाइन क्या होता है एल एम एन होता है। और जहाँ एल का मन जो एल का फॉर्मूला क्या है एक्स बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। और एम का जो फॉर्मूला होता है बाई बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन क्या होता है तो जेड बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है जी। और एल का जो फॉर्मूला होता है कि एल कोस अल्फा को क्या कहते हैं एल होता है। और एम एम का जो वैल्यू होता है कोस बीटा के बराबर होता है, आई एन का जो वैल्यू होता है कोस अल्फा कोस गामा के बराबर होता है जी। ये फॉर्मूला होता है एल एम एन के, ये जो आप लोग क्या करेंगे याद रखिएगा।
ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या है? ओ क्यू वेक्टर क्या है? तो ओ क्यू वेक्टर माइनस में क्या ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो माइनस में ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा। यदि हम क्या करेंगे, अब ओ जी पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हमारा पी क्यू जो वेक्टर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। क्योंकि जो पी क्यू वेक्टर हो जाएगा हमारे एक्स टू में घटाएंगे, मतलब कि क्यू के बारे में, क्यू कौन है, मतलब कि क्यू कौन है, तो एक्स टू है, तो एक्स टू में घटाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप होगा, और बाई टू माइनस बाई वन जे कैप होगा, और जे टू माइनस जेड वन एक के कैप हो जाएगा जी। तो इसको क्या कहेंगे, पी क्यू वेक्टर जो हमने मैग्नीट्यूड निकाले को, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर होगा, प्लस में बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, प्लस जेड वन माइनस जेड वन का होल स्क्वायर होगा। और तीसरा में क्या होगा, जो पी टू वेक्टर का दी का अनुपात होता है, ये क्या होगा, ए बी सी होगा। कौन होगा, दी का अनुपात ए बी सी होगा। ए क्या होगा, तो इसका गुणांक बोला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होगा, और बी क्या होगा, इसका गुणांक होता है बी टू माइनस बी वन, मतलब बाई टू माइनस बाई वन। और सी का मान वैल्यू जो हमारा जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा, क्या होगा, जेड टू माइनस जेड वन होगा। और पी क्यू जो वेक्टर होगा वो क्या के दी कोसाइन कौन होता है, दी कोसाइन का होता है एल एम एन होता है। और एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एल का वैल्यू होगा एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा, वेक्टर पी क्यू, कौन होगा, वेक्टर पी क्यू। और एम कौन हो जाएगा, तो बाई टू माइनस बाई वन, अब वेक्टर क्या होगा, पी क्यू, क्या ना वेक्टर पी क्यू। और एन कौन हो जाता है, जेड टू माइनस जेड वन, और वेक्टर कौन हो जाएगा, पी क्यू, क्या क्या होगा, परिणाम, इसका वेक्टर पी क्यू का सबका परिमाण से क्या करेंगे, भागा कर देगा, हमारा क्या दी का अनुपात निकल जाएगा, मतलब दी कोसाइन निकल जाएगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि क्यूपी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओपी वेक्टर माइनस में क्यू आर वेक्टर, फिर क्या करेंगे, क्यूपी वेक्टर क्या निकालेंगे। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यूपी वेक्टर क्यूपी मतलब ओ क्यू की तरह, ओ क्यू मतलब ओ क्या हो रहा है, ओ क्यू। तो ओ क्यू क्या करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू के आई कैप होगा, और बाई माइनस बाई टू के जे कैप होगा, प्लस में जेड टू माइनस जेड वन के कैप होगा, उसको क्या करेंगे। अगर पी को वेक्टर को क्या करते हैं, मतलब चेंज करते हैं हम, तथा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मन नेगेटिव लग जाएगा। और तीसरा में देखें कि सदिश के प्रकार, मतलब शून्य सदिश क्या होता है, जिसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती हो, मतलब एक ही हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है, संपाती हो। परिणाम लंबाई शून्य हो, क्या होता है, शून्य बटा। इसे कहते हैं शून्य वेक्टर से निरूपित करते हैं, इसे कहते हैं शून्य वेक्टर से निरूपित करते हैं। मात्रक सदिश क्या आता है, यूनिट वेक्टर के कहते हैं, परिणाम एक होता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं। वेक्टर एक का मात्रक सदिश क्या होता है, वेक्टर एक का मात्रक सदिश क्या चीज से दर्शाते हैं जी, ए से दर्शाते हैं, क्या करते हैं, ए से दर्शाते हैं। एक ऐप से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, एक ऐप से करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब वेक्टर ए का मात्रक सदिश को क्या करते हैं, एक ऐप से दर्शाते हैं, एक ऐप से दर्शाया जाता है। और एक ऐप का जो हमारे मात्रक सदिश निकालते हैं, कोई वेक्टर है उसका परिमाण से भाग लगाते हैं, मतलब कोई वेक्टर है उसका परिमाण से भाग लगाते हैं, तो कौन निकालता है, हमारा मात्रक सदिश निकालते हैं। मात्रक सदिश क्या करता है, प्राप्त होता है यदि कोई जो हमारा वेक्टर हो उसके परिमाण से हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो हम लोग के उस वेक्टर का परिणाम मतलब मतलब क्या मात्रक सदिश प्राप्त हो जाता है जी। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, किस्सा आदिम सदिश, मतलब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, किस्सा आदिम सदिश क्या होता है कि अधिक दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है, मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, उसको क्या कहते हैं, तो आदिम सदिश कहते हैं। मतलब कि मतलब दो या दो से अधिक सदिश जिनका दो या दो से अधिक, मतलब कि दो अथवा अधिक, मतलब दो या दो से अधिक सदिश जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो,
वो क्या स्व आदिम सदिश कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर वेक्टर ए निकल रहा है और क्या वेक्टर बी निकल रहा है और वेक्टर सी निकल रहा है। ये क्या कर रहा है, आपस में निकल रहा है। तो ये क्या एक एक पॉइंट से निकल रहा था, इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं सह सदिश कहते हैं। मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी और मतलब वेक्टर सी एक दूसरे की क्या था, सह सदिश है। और संरेख सदिश क्या होता है, दो अथवा अधिक सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो, मतलब क्या एक ही रेखा के समांतर हो, वो क्या होता, तो संरेख सदिश मतलब कोलिनियन वेक्टर होता। क्या होता, कोलिनियर वेक्टर। परिणाम जो दिशा होता है कुछ भी हो सकता है, क्या होता है, तो परिमाण और दिशा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसका प्रॉपर्टी होता है कि क्या होता है, वेक्टर ए क्या होता है, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर के बराबर होता है। आया हम वेक्टर लेमडा की जगह पर, और वेक्टर ए बराबर क्या होता है, सी के साथ म्यू सी हो जाता है। म्यू वेक्टर सी एक संरेखता के लिए चेक करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। वेक्टर ए व वेक्टर बी वेक्टर सी एक संरेख मतलब क्या है, संरेख सदिश है। अगला देखिएगा कि समान सदिश क्या होता है, कि समान परिमाण तथा दिशा दोनों समान होता है, उसके क्या कहते हैं, मतलब समान सदिश कहते हैं। इसका प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो सकता है, कि जिसका परिमाण तथा दोनों समान होता है उसे समान दिशा का मतलब कि समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर होता है। इसका क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और क्या कहते हैं अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर परिणाम समान है तो उसको और दिशा दोनों के समान है तो क्या करेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और छठा है कि ऋणात्मक सदिश क्या होता है, कि परिणाम समान तथा दिशा विपरीत होना। यानी कोई दो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका परिणाम तो समान होना चाहिए लेकिन दिशा अपोजिट होनी चाहिए, वो क्या होता है, तो ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। ये क्या बोल रहा है कि सदिशों का योगफल कैसे, एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों का योगफल कैसे करते हैं। त्रिभुज नियम और कहता है समांतर चतुर्भुज नियम। ये दो नियम होता है जी। ये क्या रहा, वेक्टर ए वेक्टर बी ए बी सी, और यहाँ वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए सी है। और यहाँ क्या ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है जी, और ये क्या है, तो बी सी वेक्टर है। तो हमारा जो वेक्टर ए सी का मान होगा ये दोनों वेक्टर के योग के योगफल के बराबर होगा, या तो परिणामी सदिश कहेंगे। यानी कि जो हमारा ए बी और बी सी का क्या परिणामी सदिश है, मतलब ए बी मतलब ए बी का क्या परिणामी सदिश कौन है, तो ए सी है। ठीक है, हम लोग अब आगे आगे बढ़ते जी। पांच में क्या है कि एक अदिश से सदिश का गुणन, मतलब एक अदिश से सदिश का गुणन में क्या होता है, यदि एक अदिश धनात्मक है तो उसका केवल परिणाम बदलेगा, दिशा वही रहेगी। यदि अदिश ऋणात्मक है तो वह परिणाम व दिशा विपरीत दोनों बदलेंगे। मतलब कि धनात्मक संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो उसमें क्या कर, केवल परिणाम बदलेगा, परिणाम बदलेगा, केवल परिणाम बदलेगा। लेकिन जहां हम लोग क्या करते हैं, ऋणात्मक से गुना करेंगे तो उसका दिशा भी क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। छठा नंबर क्या है कि सदिश के घटक क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कि आर वेक्टर एक्स आई जे प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। सदिश के घटक ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ सकता है जी कि कितने घटक होता है, तो दो घटक होता है। अदिश घटक क्या होता है, तो एक्स बाई जेड, मतलब अदिश घटक और सदिश घटक के चिन्ह के लिए आएगा कि कौन अदिश घटक और सदिश घटक। अदिश घटक में क्या होता है, एक्स बाई जेड को अदिश घटक कहते हैं, लेकिन अगर कैप के साथ आ जाए मतलब आई कैप जे कैप और क्या कहते हैं के कैप की आ सकता है तो उसको कहता है सदिश घटक कहा जाता है। सदिश घटक कहा जाता है। और अगला क्या है, तो अगला है संरेखता की शर्त, मतलब कंडीशन फॉर कोलिनियर। मतलब कि संरेखता होने की शर्त में क्या है, तो संरेखता होने की शर्त में क्या है, वेक्टर ए बराबर के ए वन आई का प्लस बी वन जे का प्लस सी वन के का तथा ये क्या है, तो बी वन वेक्टर ए टू
आई तथा बी टू क्या है, जे तथा सी टू के का पे संरेख होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, समांतर होने चाहिए। यदि वेक्टर ए बराबर क्या लेमडा टाइम्स वेक्टर बी है तो क्या होगा, ये संरेख होगा। या A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, इसको भी चेक कर सकते हैं जी। अगर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर हो तो मूव संरेख होगा। ये तो संरेखता होने के लिए A1 वेक्टर ए बराबर क्या लेमडा टाइम्स वेक्टर बी है, तो क्या कर देंगे, संरेख होंगे। अखंड सूत्र क्या मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला उसको ध्यान रखिए कि माना ओ आर मतलब क्या, तो ओ आर माना कि जो ओ आर तथा पी क्यू को मतलब जो हमारा पी क्यू हो वो क्या है, तो पी क्यू को क्या कर रहा है, एम अनुपात एन में मतलब एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है। दो तरह से विभाजित करेगा, एक अंतर विभाजित करेगा, एक बाह्य विभाजन करेगा। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला उसको क्या करते हैं देखेंगे जी। क्या है तो देखते हैं। तो जो आंतरिक विभाजन है उसका फॉर्मूला क्या होता था, आर वेक्टर क्या होता है, एम होता है ओ क्यू वेक्टर प्लस में एन ओपी वेक्टर बटा में क्या होता है, एम प्लस एन हो जाता है, क्या होता है बटा में एम प्लस एन हो जाता है। और बाह्य विभाजन में जो आर वेक्टर क्या होता था, एम होता है ओ क्यू वेक्टर माइनस में एन हो जाता है, और ओपी वेक्टर क्या हो जाता है, और बटा में एम माइनस एन हो जाता है, माइनस हो जाता है। और नौवां में क्या कि दो सदिशों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ क्या दो वेक्टर मतलब दो वेक्टर। अदिश गुणनफल क्या होता है मतलब क्या स्केलर डॉट स्केलर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है जी, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। ए डॉट पी बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए का परिणाम वेक्टर बी का परिमाण कोस थीटा का बराबर होता है। मतलब ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी क्या होता है मतलब कि वेक्टर ए का जो मतलब परिणाम वेक्टर बी का परिणाम कोस थीटा के बराबर मतलब कोस थीटा, ये होता है ए डॉट बी का फॉर्मूला। और ए डॉट बी एक ही अदिश राशि है मतलब ए डॉट बी एक क्या है तो एक अदिश राशि है। और ए डॉट बी क्या होता है तो बी डॉट ए के बराबर होता है। ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के क्या होता है तो बराबर होती है, क्या होती है तो बराबर होती है, क्या होता है बराबर होती है। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी लंबवत है तो क्या होता है तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब एक दूसरे को क्या है तो लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तो जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने से क्या होता है उसका वो दोनों से क्या होता है लंबवत है, एक दूसरे को क्या होता है तो लंबवत होता है। अब क्या होता है वेक्टर ए का अगर परिणाम के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दोनों का आपस में क्या तो गुना के बराबर होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के बराबर होगा। दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालना उसका क्या होता है कोस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे और दोनों वेक्टर का क्या करेंगे परिणाम का गुणनफल कर देंगे, वो क्या हो जाएगा दोनों सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का कोण हो जाएगा। वेक्टर ए पर वेक्टर बी का जो प्रक्षेप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे देखते हैं, जिस पर प्रक्षेप निकालते हैं मतलब कि किस पर निकाल रहे हैं तो ए पर निकाल रहे हैं, जिस पर निकालते हैं वो बटा में जाता है और उसका परिणाम मतलब कि डिवाइड में जाता है, जिसका परिणाम निकालते हैं मतलब जिस पर क्या करते हैं प्रक्षेप निकालते हैं वो बटा में चल जाता है उसका परिणाम। प्रक्षेप मतलब कि ए वेक्टर बी का प्रक्षेप मन निकाल रहा है तो ए बी वेक्टर के यानी कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ऊपर, और नीचे में जिस पर निकालने को उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे मतलब उसके परिणाम से। मतलब ए डॉट बराबर क्या होगा बी वेक्टर, ए कैफ बराबर क्या होगा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्योंकि वेक्टर क्या होता है परिणाम, पूरा वेक्टर उसको परिणाम से भागा दे, और कैप को क्या करते हैं तो पूरा वेक्टर से उसको परिणाम से भागा देते हैं तो ये कैप होता है, तो ये कैप लिख देता है यहाँ पर। ये इतना के बराबर क्या लिखा है, ये कैप लिखा है। और आगे देखिएगा कि सदिश गुणनफल में क्या है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या क्या होता है वो हम लोग क्या करें देखेंगे।
ये देखिएगा जी, जो सदिश का गुणनफल है क्या है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, तो एक वेक्टर ए का परिणाम और वेक्टर बी का परिणाम वो साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। ये एन कैप क्या होता है, तो दिशा होता है जी। और ये वेक्टर ए का परिणाम और वेक्टर बी का क्या परिणाम, एक क्या होता है, एक परिणाम होता है, साइन थीटा एन कैप होता है। ये याद रखिएगा जी, फॉर्मूला हम लोग का क्या क्वेश्चन बनाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगा। ये बोला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट क्या वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों के लिए लंबवत सदिश है क्या, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, तो लंबवत होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लंबवत वेक्टर ए तथा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लंबवत किया वेक्टर बी के बराबर होता है। ये क्या रहा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता, मतलब क्या होता, नेगेटिव में होता। अगर इसको उल्टा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो नेगेटिव के बराबर, तो नेगेटिव के बराबर, नेगेटिव के बराबर बराबर होता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सीधे सीधे बराबर हो जाता है, उल्टा पुल्टा दोनों बराबर हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस के बराबर होता है। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीरो होगा। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख होगा तो उसका क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संरेख है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए अगर खुद का करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीरो हो जाए। और वेक्टर बी को खुद से ही मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कि दोनों वेक्टर को क्या करेंगे कि उसको गुना करके उसको परिणाम करेंगे और दोनों वेक्टर का परिणाम से आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हुआ, उस दोनों का कोण निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि वेक्टर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है कि 1/2 और क्या 1/2 और दोनों वेक्टर के क्या क्रॉस प्रोडक्ट का परिणाम करते हैं तो क्या निकलता है, हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है जी। हम लोग का क्या निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। और 11th चैप्टर देखिएगा, 11th चैप्टर क्या कहता है, इलेवेंथ चैप्टर क्या है कि दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के जो दिक कोसाइन और जो दिक अनुपात हो कैसे निकालते हैं। अगर पी पॉइंट क्यू पॉइंट का दो पॉइंट दे ले x1/1 और z1 और एक क्या था x2/2 और z2 दे ले, तो उसका रेखा का पी क्यू का दिक अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, रेखा पी क्यू का दिक अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ये निकालेंगे तो क्या होगा x2 - x1, यानी कि पी क्यू का निकाल रहे हैं तो क्या होगा x2 - x1, यानी कि बाद वाला से पहले वाला को घटाते हैं, यानी कि x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1, ये सी का मान हो जाएगा ए बी सी का। और रेखा पी क्यू का जो दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक कोसाइन क्या होगा, एल बराबर क्या होगा a/√ओवर क्या हो जाएगा a² + b² + c²। और एम बराबर क्या होगा b/√ओवर क्या होगा a² + b² प्लस क्या हो जाएगा c²। और एन का मान क्या हो जाएगा, तो हमारा c/√ओवर a² + b² + c² हो जाएगा जी। ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जी, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते रहता है कि एल² + m² + n² का मान किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। आगे कह रहा है कि रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, यदि किसी दिए गए बिंदु ए मतलब कि x1/1 और z1 से जाने वाली तथा दिए गए सदिश वेक्टर बी के जो समान रेखा का समीकरण हो उसे कैसे निकालते हैं, तब वेक्टर x1/1 और z1 हो तो उसको क्या करते हैं, और दूसरा पॉइंट वेक्टर बी दे लो तो क्या x1
x1 आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो उसको क्या करते हैं, सदिश समीकरण लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो आर वेक्टर क्या लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी लिखते हैं, उसको सदिश सदिश रूप में लिखते हैं। और कार्तीय समीकरण कैसे लिखते हैं, तो एक्स माइनस एक्स वन बटा ए और वाई माइनस वाई वन बटा बी और जेड माइनस जेड वन बटा ए सी लिखते हैं, वो कार्तीय समीकरण के रूप में लिखते हैं। और दूसरा में क्या लिखते हैं कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं, या अगर पहला पॉइंट है क्या, तो एक्स वन है, वाई वन है, जेड वन, और बी पॉइंट क्या है, एक्स टू वाई टू और जेड टू है। तो सदिश समीकरण कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए मतलब कि ये वेक्टर आर वेक्टर कैसे लिखते हैं कि वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और कार्तीय समीकरण लिखने का फॉर्मूला है कि एक्स वन माइनस मतलब एक्स माइनस एक्स वन बटा है एक्स टू माइनस एक्स वन और बराबर रहता है बाई माइनस बाई वन बटा बाई टू माइनस बाई वन। और ये क्या आता है, जेड माइनस जेड वन बटा जेड टू माइनस जेड वन होता है। ये आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा जी। और आगे क्या है कि दो रेखाओं के बीच का कोण है, तो दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, हम लोग को निकालते हैं। अगर एक रेखा आर वन वेक्टर के ए वन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम वेक्टर वी वन है तो, और आर टू क्या है, ए टू वेक्टर टू मतलब ए टू वेक्टर अब प्लस में जो म्यू वेक्टर टू है उसको क्या करते हैं, मतलब कि दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या करें, दोनों वेक्टर के क्या करते हैं, तो उसको डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और दोनों वेक्टर को परिणाम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग का क्या निकलता है, दोनों के बीच का कोण निकलता है। अब वेक्टर बी वन क्या होता है, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। और वेक्टर बी क्या होता है, तो ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप और क्या होता है, सी टू के कैप। समांतर रेखाओं की शर्त होने के लिए क्या होता है, तो समांतर रेखाओं की शर्त होने के लिए बी वन वेक्टर क्या होता है, तो लेमडा टाइम वेक्टर बी टू, या तो क्या कर सकते हैं, ए वन बाई ए टू और बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू से कर सकते हैं कि दोनों क्या हो, समांतर रेखाएं है कि नहीं, उसको चेक कर सकते हैं। लंबवत रेखाएं की शर्त क्या होता है, तो लंबवत रेखाओं की शर्त होती है कि दोनों डॉट प्रोडक्ट जीरो, या तो ए वन बाई ए टू प्लस बी वन बाई टू प्लस में सी वन बाई सी टू, ये जीरो होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा जी। ये ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव ये यहाँ से क्या करता है, पूछा जाता है। चौथा नंबर में क्या है कि दो विषमतलीय मतलब कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, तो दो विषमतलीय रेखाओं के जो बीच की दूरी है, तो आर आर वेक्टर क्या होता है, ए वन प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी वन। और जो दूसरा होता है कि आर वन जो आर टू वेक्टर क्या होता है, तो आर टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर बी टू। उसको क्या करते हैं, तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, बी वन वेक्टर क्रॉस करते हैं बी टू वेक्टर के साथ और उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ए टू माइनस मतलब ए टू वेक्टर माइनस ए वन से। और दोनों वेक्टर की क्या करते हैं, मतलब कि बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट मतलब करके उसको परिणाम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और पांचवा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने इस सम दो कैसे निकालते हैं, तो आर वन वेक्टर ये दिल रहता है ए वन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम वेक्टर भी दिल रहता है, ये भी दिल रहता है कि वेक्टर आर वन क्या होता है, ए टू वेक्टर प्लस में म्यू वेक्टर टू मतलब म्यू वेक्टर बी टू। म्यू वेक्टर अगर बी दे लें मतलब कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी निकालेंगे ए और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, तो ए टू माइनस मतलब कि वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन के साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसको परिणाम से क्या करेंगे, वेक्टर बी के परिणाम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जी। थैंक सभी वाचिंग, मेरे वीडियो देखने के लिए। आप लास्ट हो गए, यहीं पर पूरा समाप्त हो जाएगा। एक चैप्टर होगा प्रयेक्ता का जी, जो कभी आप लोग कमेंट करिएगा तो हम लोग उसको भी क्या कर देंगे, शॉर्ट वीडियो की तरह है उसको फॉर्मूला दे देंगे। आज तक हम लोग कर देते हैं, यहीं तक तो लास्ट कर देते हैं जी। थैंक फॉर देखने के लिए मेरे वीडियो को लिए। यदि पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा बोलते हैं मैथ में पूरा कम से कम तो 90 प्लस आराम से मिनिमम मार्क्स आ सकता है। अगर बढ़िया से थ्योरी पर कमांड है तो 100 में 100 फोड़ सकते हैं। आप पीडीएफ लेवे के लिए मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर, हम पीडीएफ क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोग का क्या बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स से रिवीजन करने में टाइम बहुत ही कम बचा है एग्जाम के, इसीलिए पीडीएफ रहेगा, फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा साथ जल्दी से। और आप क्या करेंगे, इस चैनल पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने मैराथन होगा इंपॉर्टेंट जितना भी वी आई ऑब्जेक्टिव हो इसको करा देंगे एक क्लास में। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे एक चैप्टर में, जितना फार्मूला कर लें अब एक चैप्टर में क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि और सारा भी हिंदी क्लास का जो वीडियो आप लोग को पास क्या कर ले तो प्रोवाइड हो सके। ठीक है जी।
और टेलीग्राम चैनल मेरा है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से, वो कर लीजिएगा, अगर है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या करेंगे तो इसको व्हाट्सएप पर ही क्या करेंगे तो सेंड करेंगे जी। थैंक यू, लव यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर, ताकि नया नया वीडियो आप तक क्या करेंगे पहुँचते रहे। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं जी।